और बच्चों लोगों कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे चैनल पे कि सर 11th की फिजिक्स आप कब से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने एक छोटा सा पोल भी डाला था तो उसमें काफ़ी बच्चों ने 11th के लिए वोट किया है और साथ ही साथ आप लोगों की लाइव क्लासेस की भी डिमांड है। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द ही लाइव आना शुरू करूँ और तब तक जो है वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी जब तक मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। अभी भी आप लोग 10th का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। अब पास तो सब हो जाओगे यार, कौन फेल होता है आजकल 10th क्लास में होगी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस है कि पास हो जाओगे तभी यहाँ पे हो, इस वीडियो को देख रहे हो। तो अभी भी आप लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया और 10th में आप लोगों ने वो सब्जेक्ट्स जो पढ़े हैं उसमें आप लोगों ने साइंस पढ़ा है। साइंस में एक इतनी सी बुक रहती थी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ रहता था और 4 चैप्टर रहते थे। तो अचानक से जैसे ही आप लोग 10th से 11th में जंप करते हो तो एक्चुअली बहुत हाई जंप होती है, क्योंकि जो 11th का सिलेबस है वो 10th के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। उसमें 4 चैप्टर फिजिक्स के थे, इसमें 20 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। इतनी पतली सी किताब में तीनों साइंस थी, इतनी मोटी सी किताब केवल फिजिक्स की मिलेगी। इसका मतलब है कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूँ, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अब तो 11th-12th अलग हो गया है। तो अगर एक्सीडेंटली वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली कि उनको लगता है कि 11th-12th अब अलग हो गया है, 12th में पढ़ाई करेंगे, 1 साल मौज मस्ती कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही गलत सोच है बेटा आप लोगों की, ठीक है। क्योंकि अलग भले हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप 11th कायदे से पढ़ते हो तो आपको 12th आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपने 11th छोड़ दिया तो 12th आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। क्योंकि 11th में ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं फिजिक्स का, धीरे धीरे फिजिक्स को सीखना शुरू करते हैं। और बहुत से ऐसे चैप्टर है जैसे वेक्टर है, विमी विश्लेषण है, मात्रक है, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि फिजिक्स का बेस बनाते हैं, नींव बनाते हैं। और आप जानते हो नींव कमजोर है तो ऊपर से इमारत कितनी भी खूबसूरत खड़ी कर दो, थोड़ा भी झटका लगा तो ढह जाएगी। थोड़ा भी भूकंप आए तो, भूकंप क्या है? भूकंप है फिजिक्स का पेपर। आप लोग देख ही रहे होंगे, अपने सीनियर से पूछिएगा, सुन ही रहे होंगे, पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखा ही होगा अपने आसपास सीनियर्स को। इस साल 12th का फिजिक्स का पेपर बड़ा कठिन आ गया। बच्चे ऐसा कह रहे थे कि बड़ा कठिन आ गया। तो क्यों कठिन आ गया? वही पुराने ढर्रे पे यूपी बोर्ड में ये परिभाषा रट लो, ये चैप्टर से इतने नंबर का ये रट लो, वो रट लो, ठीक है, डेरिवेशन रट डालो, इस टाइप के न्यूमेरिकल लगा लो। इस तरह की जब भी पढ़ाई होती रहे, एक्चुअली ये साइंस तो है ही नहीं, ये तो इतिहास पढ़ने का तरीका है, लेकिन यूपी बोर्ड के टीचरों का ट्रेंड यही है पढ़ाने का, ठीक है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालो, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालो। बस रट्टाफिकेशन चलता रहता है, ऐसे ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, ये रट डालो, ठीक है। टाइप्स रटवाते रहते, ये टाइप का, ये टाइप का, ये टाइप का। लेकिन ट्रेंड बदल रहा है। अब एनसीईआरटी पैटर्न, एनसीईआरटी पैटर्न क्या? सब लोग सुनते रहोगे एनसीईआरटी 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 लागू करो, सब चैप्टर तो सब वही, फिर एनसीईआरटी लागू मतलब क्या हो गया? एनसीईआरटी क्या है ना बेटा, वो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक है। एनसीईआरटी को पढ़ने, कोई आप रिफ्रेशर बुक मत लीजिए, ठीक है। मेरी मानिए एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालिए। एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरत किताब है, ठीक है। आपको लगता है कुछ अभी आप लोग नए नए हो, शायद आप लोगों को ना पता हो रिफ्रेशर किताब एनसीईआरटी बुक तो आप जानते होंगे, इतनी सी आती है, ठीक है। और रिफ्रेशर किताब जितनी मोटी मोटी आती है आपको मिलती है। उसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक कॉन्सेप्ट पे एक सवाल, अगला सवाल मिलेगा तो उसमें कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होंगे। रिफ्रेशर किताबों में क्या होता है, एक सवाल दिया, एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूले पे, उस पर 4 और दे दिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भर रहते हैं, आप लोग लगाते हो, खुश हो जाते हो। खासकर कुमार मित्तल में देखता हूँ बहुत लोग, यूपी बोर्ड में बच्चों को बहुत डिमांड होती है, सिर्फ कुमार मित्तल क्वेश्चन बताइए, कुमार मित्तल क्वेश्चन बताइए। बेटा कुमार मित्तल की मैं कोई उसमें ये नहीं कह रहा हूँ बहुत खराब किताब है, अच्छी किताब है। अगर मैं किसी को हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए, जो हमको खुद पढ़ के समझ में आए सबसे अच्छी किताब कौन सी है, जिसको पढ़ के ईजी लैंग्वेज में, मैं कहूँगा कुमार मित्तल, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई किताब है, वो बहुत आसान किताब है, ठीक है। आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक एक न्यूमेरिकल उसके लगाना कि भाई एक एक क्वेश्चन लगाते हैं, पहला वैसा ही दूसरा वैसा ही, इस तरह से आपको पढ़ाई नहीं करनी। थोड़ा सा ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, आपको रटे रटाए पैटर्न पे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिलने वाले, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपने जो पढ़ रखा है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन बनेंगे।
बात समझ में आई? ये मत सोचो कि ये ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल बुक में था तो ऐसे टाइप का एग्जाम में मिलने वाला है। इस बार तो ऐसे न्यूमेरिकल आ गए थे, अच्छे अच्छे टीचर्स बाद में पेपर देखे तो उनकी हालत है इसको लगाएंगे कैसे, कभी देखा ही नहीं था ऐसा सवाल, तो लगाएंगे कैसे। तीन तीन चैप्टर को मिला करके एक साथ सवाल बना खड़ा कर दिया, लगाओ, उधर से लॉजिक उठा लिया, इधर से ट्रांजिस्टर उठा लिया, उधर मिला क्वेश्चन बना दिया, डायोड को लगा दिया उठा के सर्किट वाले क्वेश्चन में। अब टीचर पर ये सब कैसे हो गया भाई? ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रटा है, कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं है, तो कहां से क्वेश्चन लगने वाला है। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए। ठीक है, फिजिक्स मतलब या कोई भी साइंस का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करना, इतिहास भूगोल की तरह उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, भौतिक जगत। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा चैप्टर कहने में थोड़ा संकोच होता है इसको। ठीक है, मैं इसको चैप्टर ना कह के मैं कहता हूं कि ये क्या है, ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। ये क्या है? एक्चुअली ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, भौतिक जगत क्या है? स्कूल्स में इस चैप्टर को स्किप भी कर देते हैं टीचर्स, समटाइम्स नहीं पढ़ाते हैं इसको, क्योंकि उनका कहना है कि इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो इसको पढ़ के क्या करो। ठीक है, बट ये चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन भले ना आए, लेकिन ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, ये तीन बातों का जवाब हमको इसमें मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। फिजिक्स से पहले अभी आप लोग पढ़ते हैं साइंटिया, साइंस, साइंटिया कह रहा है, साइंस पढ़ा नहीं पढ़ा? हाई स्कूल में साइंस पढ़ के आए होंगे। साइंस जो वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड साइंटिया से। ठीक है, ओरिजिन में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि साइंटिया का मीनिंग होता है जानना, शुद्ध हिंदी में बात करूं, जानना। क्या होता है? साइंटिया माने होता है जानना। अब जानना मतलब कुछ भी जानना। ठीक है, तो साइंटिया वर्ड से बना हुआ है साइंस, तो साइंस का मतलब हो गया टू नो, टू नो। ठीक है, जानना। ठीक, हिंदी में, हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत का वर्ड है ये, विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं, विज्ञान, जिसका मतलब होता है साइंस और जिसका मतलब होता है जानना या टू नो। ठीक, अब जानना वर्ड से साइंस क्यों बना? क्योंकि साइंस जो है एक्चुअल में ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। मेरी लैंग्वेज में साइंस क्या है? साइंस है मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी। अब ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, आप लोग इतना समझते होंगे। ठीक है, पढ़ने का तरीका, हिंदी में क्या कहूं इसको? मैं कहूंगा पढ़ने का तरीका। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? पढ़ने का तरीका। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट है फिजिक्स, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको सर ये अब तो एकदम से पूरी दुनिया ही बदल दी है, जज्बात बदल गए पूरे सब। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक तो हम पढ़ने आए भाई, 6 सब्जेक्ट पढ़े हम लोग, तो 6 सब्जेक्ट पढ़े जिसमें सब्जेक्ट साइंस था। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने बुक्स पे सोशल साइंस भी लिखा हुआ देखा होगा। सोशल साइंस में भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, लेकिन उसके आगे साइंस वर्ड जुड़ा हुआ है। क्यों? और भी जगह आप लोग देखो, भाषा विज्ञान, मतलब एग्जांपल ले रहा हूं, भाषा विज्ञान, भाषा मतलब लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में कैसे साइंस? उसमें ना फिजिक्स हो, ना केमिस्ट्री, ना इंग्लिश, ना बायोलॉजी हो सकती है। तो साइंस का आप लोग जो मतलब समझते हो, साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये गलत समझते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने के लिए साइंटिफिक बल्कि मैं तो कहूँगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं। अब साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? अच्छा एक बात सोच के देखो, आपने नर्सरी में एडमिशन लिया किसी बच्चे ने, और नर्सरी में उसको जो है पहली क्लास में उसको पढ़ाया जाने लगा प्रोनाउन क्या होता है। नाउन भी नहीं बताया, पहले प्रोनाउन बताए। प्रोनाउन के बाद अगला चैप्टर आया उसका ट्रांसलेशन, अगला चैप्टर आया ABCD। अब सोच के देखो, नर्सरी का लड़का, उसको पहले ABCD पढ़ाओगे कि पहले प्रोनाउन और नाउन और सेंटेंस पढ़ाओगे तुम उसको? तो तरीका क्या होना चाहिए शुरू करने का? पहले ABCD पढ़ानी चाहिए, ABCD से वर्ड्स बनाना सिखाना चाहिए, वर्ड से सेंटेंस बनाना सिखाना चाहिए। उसके बाद जा करके हम बात करेंगे कि कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कैसे एक्टिव पैसिव बनाएंगे, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि पहले शुरुआत कहां से होनी चाहिए? ABCD से।
कोई भी सब्जेक्ट है पढ़ने का एक तरीका तो डिसाइड होता ही है ना, ठीक है। तो आप कहते हो विज्ञान क्या है, विज्ञान आप कहते हो किसी भी, याद करिए विज्ञान की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा, किसी भी विषय का, विज्ञान मतलब किसी भी विषय का, किसी भी विषय का, किसी भी विषय का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। किसी भी विषय मतलब वो विषय कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही विज्ञान है, कोई भी विषय विज्ञान है, ठीक है। क्योंकि विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं, विज्ञान पढ़ने का एक तरीका है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से ढक्कन खोलो, तुम लोग बचपन से जो चीजें तुम लोग पढ़े रहते हो, अब कुछ नई नई चीजें जानोगे। अभी तक आप लोगों को ऊपर ऊपर बता दिया था, परिभाषा रट लेते थे ना, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। कभी इस परिभाषा को जानने की कोशिश ही नहीं की तुम लोगों ने। बात समझ में आई? क्यों नहीं की? बताया ही नहीं गया होगा, किसी ने बताया ही नहीं होगा। अभी तक तो रट्टा मार स्टडी करते आए होंगे, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे रट्टा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी रटते रहते हैं भैया। अभी देखना तुम लोग पढ़ना, बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे जैसे रटाते रहते हैं कि ऐसे होता है ना बेटा, ऐसे होता है ना, होता है, तुम कहोगे हाँ होता है, खुश हो गया। अभी अंदर से फीलिंग निकल के नहीं आई कि नहीं हाँ सही बात, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? सवाल पूछना जरूरी है फिजिक्स में, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है, सवाल क्यों, कैसे, इन सब चीजों का जवाब मिलता रहे ना, तब समझो मेरे को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। हालांकि भी और आगे बातें करेंगे तो आपको और क्यों कैसे समझाएंगे हम। फिलहाल तो किसी भी विषय का मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो हिंदी भी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, ठीक है। जब तक क्रम से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो क्रम से पढ़ना जरूरी है। पहले ABCD, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, देर आफ्टर फिर जाकर के ट्रांसलेशन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, जो कुछ भी पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पहला शुरुआत तो ABCD से होना चाहिए, तो क्रमबद्ध होना चाहिए। सुव्यवस्थित का मतलब क्या हुआ कि एक व्यवस्था होनी चाहिए आपके सिलेबस में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा तो लाइट वाले चैप्टर में जो है, आपको सिर्फ क्रम से तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लाइट वाले चैप्टर में एक पहला परिभाषा लिखा परावर्तन का, फिर अपवर्तन का, फिर उसमें लिख दिया धारा का। आपको सर धारा तो सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिसिटी में, धारा के बाद फिर विभव आपको समझाया, दूसरी चीज है। लेकिन क्या ये व्यवस्था सही है? क्या प्रकाश वाले चैप्टर में धारा को रखना चाहिए था? भले वो पहली चीज है, आपको समझ में आ रही वहां पे, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है, ग्रुप सही नहीं है ना। तो क्रमबद्ध होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, वो कोई भी विषय है, वो सब विज्ञान है। बात समझ में आई, ठीक है। तो विज्ञान समझ लिया आप लोग, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? किसी भी विषय का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, ठीक। तो आप लोग विज्ञान जान गए। विज्ञान मतलब जानना, ठीक है। किसी भी विषय को जानना, उसको पढ़ना एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से, हिंदी में कहते तो ढंग से पढ़ना ही क्या है? विज्ञान। विषय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए विज्ञान का मतलब क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। यही आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं। कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स लेते हैं, कुछ बायो ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मैथ्स बायो लेने का ट्रेंड थोड़ा गड़बड़ है। अभी आप लोगों के पास बहुत समय है, तो मैं थोड़ा सा आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा अभी, क्योंकि स्कूल्स खुले नहीं है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ नहीं है। आपके पास समय है सोचने का, विचारने का कि आखिर आपको क्या लेना चाहिए। एक ट्रेंड चला आया है, जिसको मैथ अच्छी आती है तो पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, इसको मैथ दिलाओ साइंस इंटर में। और जो थोड़ा सा वीक हो गया उसको कहते हैं इसको ऐसा है बायो दिला दो, साइंस साइड पढ़ना है तो, नहीं तो आर्ट साइड पढ़वा दो, और कमजोर आर्ट साइड। पता नहीं कौन सा सिस्टम, ठीक है। ये पढ़ाई से तौलते हैं, आर्ट साइड लेना है कि आर्ट साइड लेना है कि मैथ्स लेना है कि बायो लेना है। देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ और तुम लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी ये देख करके स्ट्रीम को मत चुनना कि किसमें स्कोप ज्यादा है, किसको दुनिया अच्छा समझती है, कि दुनिया समझती जो मैथ पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा है तो तुम भी मैथ ले लोगे, पता चला मैथ बाद में समझ ही रहोगे, ठीक है। तो आपको वो विषय चुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है। आपके देखो हमारे यहाँ जो सिलेबस है, मैं मानता हूं हमारे यहाँ सिलेबस का डिजाइन बहुत अच्छा है। पहले आपको 10th में सब पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, साइंस मतलब लिटरल मीनिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आप समझते हो।
सोशल भी पढ़ाया जाता है आपको, हिंदी इंग्लिश तो भाई अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। ड्राइंग भी आर्ट्स में पढ़ाई जाती है, संगीत वगैरह पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ है सिलेबस में हमारा, खेलकूद भी है ना। क्यों, क्या कारण है? ताकि आप, क्योंकि 10th आते आते 16 ईयर्स से आप हो जाते हो, उस समय थोड़ा बहुत आपकी समझ डेवलप हो जाती है। आप ये समझ सकते हो कि भाई मेरे को इंटरेस्ट किस में आ रहा है। मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छी लग रही है फिजिक्स, मेरे को बायोलॉजी अच्छी लग रही है, मेरे को इतिहास पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, मुझे भूगोल जानने में अच्छा लगता है, मेरी आर्ट अच्छी है, मैं गा अच्छा लेता हूँ, बजा अच्छा लेता हूँ, सब कुछ होता है ना वहाँ पे। आप इतने समझदार हो चुके हो तो आप समझ सको कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। अभी आप 11th में जब जाओ तो अपने हिसाब से सोच समझ कर, ठीक है, विषय चुनना कि मेरा इंटरेस्ट किस में आ रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए केवल साइंस साइड मत पढ़ना, ठीक है। तुम्हें अच्छा लगता हो साइंस पढ़ना तो पढ़ना साइंस, नहीं तो आर्ट्स पढ़ना, म्यूजिक पढ़ना, खेल कूद में जो तुम्हें अच्छा लगे। याद रखो, जो चीज़ तुमको अच्छी लगती है करने में, उसमें तुम जितना सफल हो सकते हो उतना जबरदस्ती किसी काम को करने में सफल नहीं हो सकते। आप खुद सोच के देखो कि आपसे जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है तो आप सिर्फ ये सोच के करते हो इसको निपटाना है, लेकिन अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही होती है तो लगता है ये काम करना है। जो आप सपोज अगर आपको बल्लेबाजी अच्छी लगती है तो आप जब बैटिंग करने उतरते हो तो आपको लगता है यार अच्छा खेलना है और रन बनाना है। फील्डिंग नहीं अच्छी लगती, जबरदस्ती खड़े रहते हो, कभी आपकी फील्डिंग इंप्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि आपको उसमें मन नहीं लगता है। आपको बैटिंग करने में मन लगता है, आप अच्छी बैटिंग, आपको बॉलिंग, आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हो। बात समझ में आ रही? जो अच्छा लगे लाइफ में। मुझे पता है लोग कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, अच्छा तो उनको बहुत कुछ लगता है, क्या वही करना शुरू कर दें? ऑब्वियसली तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दो, आज नहीं कल उसमें जाकर सक्सेस तुमको मिलेगी और बहुत ऊपर तक जाओगे। केवल दुनिया को देख करके कि सब क्या कर रहे हैं या दुनिया की नज़र में क्या अच्छा है वो करोगे ना, तो हमेशा अपने आप को अंदर से पूछते रहोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। बात समझ में आई? मैंने भी इंजीनियरिंग की है लेकिन मैं कभी जॉब के लिए नहीं गया। सब कहते हैं नौकरी कर लो, बड़ी इज्जत मिलती है नौकरी वालों को। भाई मुझको नहीं चाहिए इज्जत, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आती है तो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। थोड़े कम पैसे मिलेंगे और क्या होगा, लाइफ तो अपनी भी जी रही, खा तो हम भी रहे हैं यार, मज़ा। लेकिन हाँ, मैं अपने काम को इंजॉय करता हूँ। लोग दोस्त मिलते हैं यार, दिन भर नौकरी, वही पब्लिक डीलिंग, वही फाइल, वही, लेकिन मैं कभी नहीं कहता यार वही क्लास लेना है, वही पढ़ाना है। मुझे मज़ा आ रही है, मुझे पता मुझे अगर इस काम में मज़ा आ रही है तो डेफिनेटली आज कहाँ हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन कल मैं अच्छी जगह पे होऊंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो आप ज़िंदगी में वही काम करिएगा, वही रास्ता चुनिएगा जिसमें आपको मज़ा आ रही है। अगर आप उसको करियर बनाओगे तो हमेशा अपने काम को मज़े से करोगे, मज़े से करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस बात पे हमेशा फोकस रहना। ये मैं अभी इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि 11th शुरू होने वाला है और अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि तुम्हें स्ट्रीम कौन सी चुननी है। नहीं मज़ा आती साइंस में, छोड़ो, आर्ट्स पढ़ो जा करके, ठीक है। वहाँ नहीं मज़ा आती, खेलो कूदो जाकर, जो मर्जी जो अच्छा लगे वो करते रहो, ठीक है। आपको साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स का प्रेशर पड़ रहा है लेकिन मैथ्स नहीं आती मज़ा पढ़ने में, बायोलॉजी ले लो, काम भर की मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, वो तो तय है, ठीक है। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे बायो ले लेते हैं लेकिन थोड़ी सी मैथ्स आपको इंटर वाली पढ़नी पड़ती है क्योंकि फिजिक्स में यूज़ होता है ना भाई, ठीक। तो पढ़ना फिजिक्स तो बहुत मजा आएगी पढ़ने में, मेरी गारंटी है, उसका कोई वो नहीं है। बिल्कुल दिमाग मत रखना आपने कि फिजिक्स बहुत आसान लगने वाली नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि अभी डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को मैथ्स लेना है, आपको आगे चल के मन करता है डॉक्टर बनने का, आपको उधर इंटरेस्ट आता है तो आप ले लो बायो। आपको मन करता है इंजीनियरिंग करने का, मैथ्स में कुछ करने का, अच्छा करने का आगे, तो आप मैथ्स ले लो, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अभी डिसाइड कर लो। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, तो अभी हम लोग जो है देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या है। तो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भौतिक जगत। ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, विज्ञान का, तो सॉरी भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक जगत का जो पहला चैप्टर, मैंने कहा मैं उसको चैप्टर ना कह के मैं उसको इंट्रोडक्शन कहता हूँ फिजिक्स का। कारण क्या है, क्योंकि फिजिक्स जो वर्ड बना हुआ है ना, फिजिक्स ये वर्ड जो बना हुआ है इसका मीनिंग होता है प्रकृति। फिजिक्स मतलब क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति मतलब फिजिकल वर्ड, फिजिकल मतलब जिसको हमारे सेंसेस समझ सके। प्रकृति मतलब
फिजिकल वर्ल्ड, हमारे आसपास जो कुछ भी है जिसको हमारे सेंसेस समझ सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, तो समझ गए पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड क्यों रखा गया है, क्योंकि फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी ही क्या है, भौतिक जगत का अध्ययन ही क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, मैं खड़ा हूं तो क्यों खड़ा हूं, ठीक है, आपका फोन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, आवाज आ रही तो क्यों आ रही है, आवाज स्लो क्यों है, आवाज तेज क्यों है, आप टेबल कान लगा के बजाते हो तो इतना अच्छा क्यों सुनाई देता है, इतनी तीखी आवाज क्यों सुनाई देती है, पंखा कैसे घूम रहा है, ये घर जो है ये गिर क्यों नहीं जाता अपने आप, वॉटेवर जो भी तुम्हारे दिमाग में आसपास देख करके जो कुछ भी आप सोच सकते हो, जो कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। बात समझ में आई। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स मैंने बताया, फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर। मेरे लिए तो बहुत सिंपल परिभाषा है फिजिक्स की, कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है तो बहुत आसान शब्दों में उसको समझा दूंगा कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। हिंदी में कहें तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। नेचर में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को और नेचर को अध्ययन करना, पढ़ना ही क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स आप लोग समझ गए होंगे। देखो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं साइंस में और इंजीनियरिंग में, होना भी चाहिए कंफ्यूज, अभी तक आप लोग उतना डीप लेवल पे नहीं पढ़े तो कंफ्यूजन तो आएगा ही। देखो साइंस का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना, फिजिक्स का मतलब भी होगा सिर्फ पढ़ना, हम लोग सिर्फ चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम उस चीज को पढ़ लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट करके कुछ बनाते हैं तो फिर वो फिजिक्स नहीं रह जाती है, वो साइंस नहीं रह, वो इंजीनियरिंग हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा समझाने के एग्जाम्पल लेते हैं, जेम्स वॉट थे, वही जिन्होंने बल्ब बनाया था सबसे पहले, वही वाले। इन्होंने देखा कि यार केतली में पानी उबल रहा है, अचानक से उबलना शुरू हुआ, जब पानी टेम्परेचर उसका इतना पहुंचा कि भाप बनने लगा, तो क्या हुआ कि वो ढक्कन अपने आप कुछ देर बाद गिर गया। इनको लगा यार चलो ढक्कन ना गिरे, तो ढक्कन को इन्होंने कोयले का टुकड़ा रख दिया। कहानी हमने भी सुनी, आपने भी शायद सुनी हो, शायद सुने भविष्य में कभी, मैं सुना ही तो रहा हूँ, क्या सुनना है। कुछ देर बाद वो टुकड़े सहित ढक्कन गिर गया। इनको लगा यार ये क्या हो गया, इन्होंने फिर उठा के और भारी टुकड़ा रख दिया, फिर गिर गया। समझा, अच्छा इसका मतलब भाप जो है वो दाब डाल रही है, और दाब डालने की क्षमता भी उसकी बढ़ती जा रही है, ज्यादा है, जितना ज्यादा मैं भार बढ़ा रहा हूं उतना तो वो दाब डाल गिरा दे रही है उसको। इस फिनोमिना का यूज करके पहला इंजन बनाया गया, भाप इंजन। पुराने जमाने में रेलगाड़ियां भी उसी से चलती थी। ठीक है, भाप इंजन से, कोयले वाली, एक्चुअली जलाते तो कोयला थे लेकिन उससे भाप बना के उसी से इंजन चलाते थे, भाप इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन पढ़ा, अरे 11th पढ़ाएंगे तुम लोगों को, एक्सटर्नल कंबशन इंजन था वो। ठीक है, तो भाप इंजन जब पहले बनाया गया तो इंजन को बनाना इंजीनियरिंग है, ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स ये पढ़ना कि भाप दाब डालती है और इसको अप्लाई करके इंजन बना देना जो कि गाड़ियों को चलाता है, वह इंजीनियरिंग है। और उस इंजन का यूज करके गाड़ियां बना दी गई, मारुति 800 बना दी गई। ठीक है, ये इंजीनियरिंग थी। लेकिन जब हमें अपनी सुविधाओं के लिए इंजीनियरिंग का यूज करना होता है तो इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है भाई। लॉक तो पहले भी होता था नंबर वाला, हम लोग पासवर्ड डालते थे, लेकिन थोड़ा कठिन लगता था लोगों को, तो पैटर्न ड्रॉ करना बना दिया, तुरंत पैटर्न ड्रॉ करके खुल गया। थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, थोड़ा और एडवांस हुआ। अरे हम लोगों ने फोन, वो वाला फोन देखा है, बात तो उससे भी होती थी, बटन वाले फोन से। फिर टच फोन क्यों आया, क्योंकि इसमें और फीचर्स जोड़े जा सके। ठीक है, अभी लॉक बता रहा था मैं, फिर लगा यार लोगों को अब ऐसे ऐसे उंगली घुमाने में भी तकलीफ होने लगी, तो क्या किए, पीछे छोटा सा फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया, तो पीछे उंगली टच करो खुल जाता था। अब लोगों को पीछे वाली उंगली भी देख के टच करना पड़ता, तकलीफ होती थी, तो क्या नई टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन पे ही दे दिया फिंगरप्रिंट, सामने अंगूठा रखो खुल जाता है। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, चीजों को और आसान दर आसान करती जा रही है। ठीक है, तो तीन डिफरेंट चीजें हैं। साइंस मतलब हो गया टू स्टडी, पढ़ना, चीजों को समझना, स्टडी करना। इंजीनियरिंग मतलब हो गया उस स्टडी का यूज करके कुछ बना डालना, कुछ यूनिक सा, कुछ अनोखा सा, वो इंजीनियरिंग हो गया। और उसी इंजीनियरिंग का यूज करके, साइंस का यूज किया इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग का यूज किया टेक्नोलॉजी में, हमने कुछ ऐसा बनाया जो हमारे लिए चीजों को और आसान कर दिया और सुविधाजनक कर दिया, वो टेक्नोलॉजी।
बात समझ में? अब साइंस आप समझ गए होंगे। अभी तो हम कल साइंस समझा रहा था कि साइंस क्या है। साइंस में आपको फिजिक्स समझाया कि फिजिक्स क्या है। तो हमने समझा फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, प्रकृति और भौतिक जगत और इसमें होने वाली घटनाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी हमें सब कुछ पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ नियम बनाते हैं। नियम, परिकल्पनाएं और कपोर कल्पनाएं, कई चीजें फिजिक्स में है। समझाता हूं, एक एक कर समझाता हूं मैं आपको। नियम क्या होते हैं? हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। हमने देखा कि हमने नहीं, सबसे पहले न्यूटन जी ने देखा था कि सेब उनकी खोपड़ी पे गिरा। हालांकि ऐसी कहानी बना दी गई आपको समझाने के लिए, चीजें इतनी सीधी है नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन खोपड़ी पे सेब गिरा और वहां से न्यूटन ने कहा अच्छा पृथ्वी ने खींचा, गुरुत्वाकर्षण बल लगा, चलो मेरा नियम बन गया, दो पिंडों के बीच लगने लगा गुरुत्वाकर्षण बल। पढ़ा होगा क्लास 9th में, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। बना दिया न्यूटन ने अपना नियम। लोगों को लगा रहे बड़ा आसान था ये तो न्यूटन के लिए, बताओ सेब गिरा नियम बना दिया। इतना आसान नहीं भैया, न्यूटन ने इतनी आसानी से नियम नहीं, उन्होंने बहुत से ऑब्जर्वेशन लिए। इससे पहले न्यूटन से पहले गैलीलियो थे, उससे पहले अरिस्टोटल थे। ठीक है, बता रहा हूं, थोड़ा एक मिनट कहानी सुनी लो तुम लोग। अरस्तु थे। अरस्तु एक दार्शनिक हुआ करते थे। दार्शनिक ये जीव विज्ञान में घुसे हुए हैं, ये अर्थशास्त्र में भी हैं, ये फिजिक्स, बहुत जगह है सब। ठीक है, दार्शनिक का कोई आयाम नहीं होता, जहां मर्जी वहां टांग फैलाए रहते, अपना नियम हर जगह दिए रहते हैं सब। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि प्रकृति में तीन तरह गतियां होती हैं। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो गति करने लगती, खींचते हैं तो गति, मतलब बल लगा रहे, कुल मिलाकर धक्का दे रहे, खींच रहे, मतलब बल लगा रहे हैं। फिर दूसरा उन्होंने देखा यार ग्रह उपग्रह, ना तो कोई उनको धक्का दे रहा है, ना कोई रस्सी बांध घुमा रहा है, फिर भी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमे जा रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमे जा रही है। उनको लगा कि कुछ नया, कुछ अलग तरह का है, यहाँ कोई धक्का नहीं दे रहा ना भाई, फिर भी घूम रहा है, अच्छा ये भी एक गति हो रही है। फिर देखिए किसी वस्तु को छोड़ो तो अपने आप ध्यान रखिएगा, अरस्तु हम लोग से कम पढ़े लिखे थे। अरस्तु गुरुत्वाकर्षण पता ही नहीं था, क्योंकि न्यूटन अरस्तु को बहुत बाद पैदा हुए, गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत बाद में खोजा गया। ठीक है, तो अरस्तु को लगा किसी छोड़ो अपने आप गिर जाता है, अपने आप। अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने तीन डिफरेंट कैटेगरीज में गति को बांट दिया। उन्होंने कहा एक गति वो जो हमारे तो लगा धक्के खिंचाव कारण होती है, एक गति वो जो ग्रह उपग्रह के चारों ओर होती है, और एक गति वो जो अपने आप होती है, किसी वस्तु को छोड़ने पर वो पृथ्वी पे गिर जाती है, अपने आप होती है। अरस्तु ने कहा तीन प्रकार की गति होती है। इसके बहुत बाद में गैलीलियो आए। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया। उन्होंने कहा कि गलत बोलने वाला था, कि कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था को स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था को स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकती। न्यूटन को यह बात समझ में आई कि गैलीलियो भैया ने, बड़े भैया हमारे जो थे, उन्होंने क्या कहा कि बिना क्यों बार बोल रहा हूं, कि अपने आप कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाएगी। न्यूटन दिमाग में बात खटक गई। देखो कैसे गुरुत्वाकर्षण नियम बना होगा, न्यूटन ने क्या सोचा होगा। लोग ऐसे बता देते हैं सेब गिरा, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनको लगा यार अगर अपने आप गति की अवस्था परिवर्तित नहीं हो सकती है तो इसका मतलब है कि किसी ने किया होगा। अब किसी ने, कौन हो सकता है? उन्होंने कहा बल, और कौन हो सकता है? क्योंकि बल के बिना तो कोई भी प्रकार की गति संभव ही नहीं, गति की अवस्था में परिवर्तन संभव ही नहीं है। न्यूटन का पहला नियम। तो गैलीलियो के अभी पढ़ाएंगे सब चीज, आगे है सिलेबस में। एक ना पूरा पहला चैप्टर मतलब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा कहीं से एग्जांपल्स लेके आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, बाद में सब इकट्ठे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा अच्छा इसका मतलब है कि बिना, मतलब अपने आप गति की अवस्था परिवर्तित नहीं हुई। उन्होंने कहा फिर जो परिवर्तित करता है उसका नाम मैं रखूंगा बल। उन्होंने कहा बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है। ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक है, और एक गैलीलियो से इन्होंने क्या की प्रेरणा ली इसकी। गैलीलियो के एक छोटे सेंटेंस को पकड़ लिया कि अपने आप नहीं होगा। फिर न्यूटन को यह समझ में अच्छा इसका मतलब है कि अपने आप तो सेब भी नीचे नहीं गिर सकता, अपने आप कोई भी वस्तु नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि अपने आप गति व्यवस्था परिवर्तित हो नहीं सकती। इनको लगा इसका मतलब है कि सेब पर भी बल लगा, अपने आप नहीं हो सकता ना। गैलीलियो ने कहा था इनका, इसका देखो कहां से कहां बात जोड़ी इन्होंने।
ठीक है, लोगों को लगता है सेब गिरा और अपने आप दिमाग में आएगा, अपने आप नहीं आती चीजें। आदमी को कोई भी विज्ञान, स्पेशली विज्ञान पढ़ने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन पढ़ने का तरीका होता है, फिजिक्स पढ़ने का तरीका होता है ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, देन रिजल्ट। ठीक है, पहले हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, किसी चीज को देखते हैं, फिर चीजों को मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करते हैं, फिर वहां से रिजल्ट निकालते, लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, और कंक्लूजन अगर हर बार एक जैसा था तो वहां से एक नियम बन के तैयार होता है। ठीक है, देखो आज सिर्फ आपको जानना है बस कि फिजिक्स क्या है, हमको कैसे पढ़ना है, चीजें कैसे बनी है। ठीक है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी भी हुई जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीजें मेरी अपनी जोड़ी हुई हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो नियम कैसे बनते हैं? नियम ऐसे बनते हैं, किसी को कोई घटना को हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले देखते हैं। तो यही कहा न्यूटन ने भी किया। गैलीलियो ने कहा अपने आप कुछ नहीं हुआ, न्यूटन ने कहा इसका मतलब ये सेब अपने आप गिर ही नहीं सकता, मतलब इसको किसी ने या तो ऊपर धक्का दिया है या तो किसी ने नीचे से खींचा है। अब पृथ्वी पे हर जगह कोई भी चीज गिरती है तो नीचे ही गिरती है, धक्का देना किधर भी धक्का दे सकता था, लेकिन नीचे गिर रही, इसका मतलब जरूर ये पृथ्वी ही अपनी ओर खींच रही है, यही बैठी हुई है छिप करके जो किसी को बता नहीं रही है कि हम कर रहे हैं काम। तो न्यूटन ने कहा इसका मतलब पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। न्यूटन ने और सोचा, तो उनको लगा अच्छा फिर केपलर का नियम इन्होंने देखा, अभी देखें सब लोग, ग्रह उपग्रह का गति वाला नियम। तो कहा अच्छा इसका मतलब है कि जो ग्रह चारों ओर घूम रहे हैं वो भी पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं, इसलिए भाग के नहीं जा रहे हैं। जिसे बकरी को रस्सी में बांध दो, ऐसे ऑब्जर्वेशंस कैसे लिए जाते हैं, बकरी को रस्सी में बांध के उसको दौड़ा लो तो क्या करेगी वो, पहले तो भागेगी, और जैसी रस्सी खींचेगी वैसी गोल गोल खूंटे के चारों ओर घूमना शुरू। क्या इसका मतलब यही हुआ होगा, क्योंकि सूर्य से टूट के पृथ्वी बनी है, लोग ऐसा बताते हैं, तो ये भी भाग रही होगी पृथ्वी, और भागते भागते एक समय रस्सी टाइट हो गई होगी। रस्सी मतलब रस्सी में बल ही तो लगता है, और क्या लगता है, और यहां वो रस्सी क्या है जो दिख नहीं रही अपने को, जो कि गुरुत्वाकर्षण है, वो रस्सी टाइट हो गई गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, और जब उसके बाद भागने को नहीं मिला पृथ्वी को, तो सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाना शुरू कर दी। इसका मतलब है कि उसका कारण भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन ने यहां से ऑब्जर्वेशन निकाला, दोनों बातों को जोड़ा सबको, और अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम G = G(m1m2/r²) लाया कहां से। ये कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा गया, बाकायदा डिराइव किया गया था। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, G(m1m2/r²) कि इसके प्रोपोर्शनल इसके प्रोपोर्शनल। लेकिन न्यूटन ने निष्कर्ष कहां से निकाला, उनके दिमाग में आइडिया कहां से आया कि m1 × m2 होना चाहिए, अपॉन में r² होना चाहिए। ये सारी चीजें न्यूटन ने कहीं और से डिराइव करके सोचा था, समझा था, फिर बताया था। बात समझ में आई। कभी कभी न्यूटन ना बहुत इसके लिए डांट वाट दिखाए हैं लोग, उनको जो है बहुत आलोचना भी हुई है कि भाई ये बताओ न्यूटन यार, तुम उसके नियम को कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंज करके बता दिए मेरा नियम है, और उसके बाद फिर चले आते हो। तो न्यूटन माफी उफी मांगे कई बार, ठीक है, जैसे उन्होंने अपने प्रथम नियम में गैलीलियो क्रेडिट दिया ही नहीं, बोला मेरा नियम मैंने बनाया है। लोगों ने इनको बहुत हड़काया, कहा ठीक है अच्छा फिर मानता हूं मैं गैलीलियो के नियम को थोड़ा सा मैंने चेंज किया अपने हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें, ओरिजिनलिटी है, बल वाला कॉन्सेप्ट गैलीलियो नहीं दिए थे, मैंने दिया है। कि हाँ ऐसे बताओ ना, तुम तो फुल क्रेडिट ले बैठ जाते हो, सब मैं ही किया हूँ, दूसरों को क्रेडिट देना सीखो। ऐसे कई जगह न्यूटन साहब कई बार हुआ है। कोई बात नहीं, अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत क्षेत्रों में काम किया है, इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी थी। कोई नया वर्क चल रहा होता था फिजिक्स के फील्ड में तो उसको नजर रखते थे, और किसी चूक होती थी धीरे से उसको सुधार देते, देखो ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, तुम यहाँ थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हो है। तो यहां से न्यूटन ने अपना एक नियम दिया, एक कॉन्सेप्ट लेके आया, बल। किसी ने आज नहीं देखा बल क्या होता है, लेकिन हमें अगर ये प्रूव करना है, गुरुत्वाकर्षण को कोई नहीं देखा है, लेकिन अगर हमें ये मानना प्रूव करना है कि सेब नीचे ही गिरेगा, तो हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि पृथ्वी एक बल लगा रही है। ये कल्पना है हमारी। बताओ किसी ने देखा क्या पृथ्वी को बल लगाते हुए? किसी ने देखा क्या पृथ्वी के ऐसे हाथ निकला पकड़ के सेब नीचे खींच लिया अपनी तरफ? किसी ने नहीं देखा। ये माना गया। बल क्या है? बल एक अजम्पशन है, बल एक अजम्पशन है, ठीक है, हमने माना है। क्यों माना है? ताकि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि सेब नीचे क्यों गिरा, हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, हम एक्सप्लेन कर सकें कि चांद पृथ्वी का चक्कर क्यों लगाता है, हम एक्सप्लेन कर सकें किसी वस्तु धक्का मारने पर दूर क्यों चली जाती है। इन सारी बातों को प्रूव करने के लिए हमें मानना पड़ा कि बल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ब्रह्मा जी वरदान नहीं दिए, लो बल इसको लगा देना वस्तु गति कर जाएगी, नहीं, ऐसे कहीं से नहीं आया, ठीक है, हमें मानना पड़ा। ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। जितने भी नियम है वो सभी एजम्पशन है। और वो नियम कैसे बने? हमने कोई ऑब्जर्वेशंस देखा, लगातार वही देखा, वही हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है, तो हमने एक गेस कर लिया फ्यूचर में कि इस बार यही हो रहा है तो अगली बार भी यही होगा।
समझिए मेरी बात को, इस बार यही हो रहा है तो अगली बार भी यही होगा। हमने ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस लिए, ऑब्जर्वेशन मतलब देखा चीजों को, और उसके बाद उसके आधार पे एक नियम तैयार कर दिया कि हर बार ऐसा ही होगा। हालांकि कई बार फिजिक्स में ऑब्जर्वेशंस गलत भी हुए हैं, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो फिजिक्स में जो लॉज हैं वो एवर डायनामिक हैं। ये वर्ड एनसीईआरटी का वर्ड है, एवर डायनामिक। एवर डायनामिक मतलब हमेशा परिवर्तनशील, ठीक है। फिजिक्स में कोई भी नियम नॉट लास्ट, कोई भी नियम अंतिम नहीं होता है, ध्यान रखिए, फिजिक्स में कोई भी नियम अंतिम नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स में जितने भी नियम आज भी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अभी तक आप लोग पढ़े हो, ठीक है, मैं उन सारे नियमों की बात भी कर रहा हूं कि वो हो सकता है गलत हो या उसमें कुछ कमी हो। आज तक कभी उसका एक्सेप्शन देखा नहीं गया, इसलिए लोगों ने कहा नहीं सही है। हो सकता है कल कोई उसका एक्सेप्शन ढूंढ ले और कहे नहीं ये तो गलत है, इसमें ये कमी है, इसको सुधारो। ऐसे फिजिक्स में कई बार हुआ है। न्यूटन ने ध्वनि की चाल का सूत्र, न्यूटन हर जगह घुसे हुए हैं यार, ठीक है, न्यूटन ने ध्वनि की चाल का सूत्र निकाला, 330 के आसपास होती है, उन्हें 288 के आसपास कैलकुलेट किया, उनका देखो लगभग सही तो है, और बहुत चीजें होती है बदलती रहती हैं इसमें, ठीक है, ताप दाब सब परिवर्तनशील वायुमंडल में, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया मेरा, और क्या कैलकुलेशन। तो लोगों को लगा हाँ न्यूटन सही कह रहे होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो लाप्लास आए, उन्होंने बुद्धि लगाई और बताया देखो न्यूटन भैया आप यहां गलती कर रहे थे, इस गलती को सुधारो। लाप्लास ने वो नियम, उस गलती को सुधारा और जैसे ही कैलकुलेट किया एग्जैक्ट ध्वनि की चाल 333 के आसपास आ गई। सब समझ गए, मतलब लाप्लास ने सही संशोधन किया, ठीक है। ऐसे बहुत बार हुआ है फिजिक्स में, जब कोई कुछ नियम दे के चला गया है। कई बार तो ऐसे ऐसे लोगों ने, तुमको बताऊंगा आगे, ठीक है, अभी लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाता है, ठीक है। कई बार लोगों ने ऐसी ऐसी कल्पनाएं करके रख दी हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मॉडल की बात करो, ठीक है, जैसे पहले डाल्टन ने अपना मॉडल दिया। पहले लोग यही समझते थे कि किसी भी तत्व को तोड़ोगे तो अंतिम में परमाणु बनेगा, परमाणु टूटेगा नहीं। सोचो तुम लोग डाल्टन से कितना पढ़े लिखे हो, डाल्टन को बात नहीं पता थी, ठीक है, डाल्टन ने खुद खोजा, इवन पता थी, डाल्टन ने खुद खोजा कि नहीं ऐसा नहीं है, परमाणु को तोड़ के उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। तरबूज वाला मॉडल, तरबूज जैसे काटो बीज से, जैसे बीज घुसे होते हैं उसमें ना, वैसे इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं परमाणु के अंदर। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जे टॉमसन ने। लोगों ने कहा बहुत अच्छे, ठीक है, लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं। रदरफोर्ड आए, उनको टॉमसन मॉडल पे शक था। देखो फिजिक्स में कुछ नया तभी खोजा जाता है जब क्वेश्चन करना सीखोगे, शक करना सीखोगे, ये सही है कि नहीं सही है। अच्छा अभी तुम लोग मत शक करने लगा, ये सब सही बोल रहे नहीं सही बोल रहे हैं सब, हवा में सब कहानी सुनाया जा रहा है, पहले कभी सुनी नहीं चाहिए चीजें, ठीक है, मतलब थोड़ा और पढ़ लिख लो उसके बाद शक करना, ठीक है। जब किसी भी विषय पे शक करना पहले उस विषय को अच्छे से जान लो, फिर शक करना कि यार न्यूटन सही बताए थे ना गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऐसा तो नहीं कुछ इसमें कमी रह गई है, हो सकता है कुछ गलती हो। और जैसे ही हमको शक होता है हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं और चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत बार हुआ है। अपने यहाँ के साइंटिस्ट सीवी रमन थे, लॉर्ड रेले प्रकीर्णन में एक दिया था, नियम दिया था अपना, ठीक है। लॉर्ड रेले को शक हुआ, लौट रहे थे लंदन से, वापस आ रहे थे समुद्र के मार्ग से, इनको देखा समुद्र नीला दिखाई दिया, तो इनको याद है अच्छा वो तो आकाश की परछाई इसलिए समुद्र नीला है। फिर इनको सोचा अच्छा आकाश नीला क्यों, फिर पता अच्छा वो बताया था रेले ने प्रकीर्णन कारण ऐसा होता है। तो इनके दिमाग में आया कि यार ये रेले ने प्रकीर्णन सही दिया कि नहीं दिया। घर पहुंचे, घर पहुंचते ही तुरंत कार्बनिक यौगिक लिए और जो है उसके ऊपर प्रकाश डाले और एक्सपेरिमेंट करना शुरू, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और अंत में रिजल्ट निकाला कि नहीं रेले ने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, उस कमियों के उन्होंने बताया और इसके लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले से प्री एग्जिस्टिंग लॉज जो है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर डाउट किया कि यार कुछ कमी है क्या, सही नहीं है क्या, ठीक है। फिजिक्स में कुछ नया तभी बनता है जब हमें डाउट होता है कुछ पुराने जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। दिन प्रतिदिन डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और कई बार कई इसमें रिजल्ट्स निकलते रहते हैं। ऐसे ही डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था उस पर शक हुआ रदरफोर्ड को, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, अल्फा किरणों प्रकीर्णन था, गन चलानी शुरू कर दी, मतलब वो दूसरे टाइप से था, मतलब तुम मत सोचना ऐसी बंदूक अल्फा किरणों बंदूक चलाए होंगे, वो सब सेटअप होता है। तो वहां से अल्फा किरण निकलनी शुरू हुई, सोने की पत्थर पे जाके उस पर आपको थोड़ा शुरू हुई तो देखा कि कुछ अल्फा किरण तो पार तक सीधे चले जा रहे हैं। कह रहे ऐसा, इसका मतलब
कि ये परमाणु खोखला खोखला है और कुछ टकरा के एकदम सीधे वापस आ रहे हैं, मतलब है कि कुछ भाग से सीधे लौट चले गए, कुछ भाग से लौट के वापस आ गए। इसका मतलब है कि ठोस केवल थोड़ा सा है, बाकी पूरा खोखला है। हम दीवार पे ऐसे, हमको सामने दीवार दिख रही है, हम ऐसे गेंद मारे और गेंद पार के उधर चली जाए, तो हमको दिख तो रही है लेकिन पता चले खोखला ये तो, ठीक है। हम उस स्पेस को देख नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत छोटे होते ना वही परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन। किसने देखा है? कोई नहीं देखा है। इन्होंने देखा कि अल्फा किरण पार करके उस पार चली गई। तो इनको एक बात समझ में आई, इसका मतलब है कि परमाणु ठोस नहीं है। जो डाल्टन ने कहा ना तरबूज है, तरबूज नहीं है, तरबूज ठोस होता है। इन्होंने कहा डाल्टन तुम गलत बताए हो, देखो ऐसे परमाणु ऐसे है। इन्होंने कहा परमाणु ऐसे होता है, ठोस केवल बीच में होता है और बीच वाला भाग धनावेशित होता है। और ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड को अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था। उनको यह पता चला कि नाभिक बीच में है जो कि धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन बीच की तरफ धंसा नहीं, रुका नहीं, वो चक्कर लगा रहा है। लोगों को लगा अच्छा, अब लोगों को बर्दाश्त नहीं था कोई नई बात बताता है तो अच्छा है, बहुत खुश हुए लोग इनकी बातों से। हाँ सही बात है, एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चल रहा था कि बीच में ठोस है बाकी खोखला है। मतलब डाल्टन मॉडल फेल हो चुका। देखो डाल्टन ने एक नियम दिया, एक मॉडल बनाया जो कि फेल हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो भी परमाणु मॉडल है ये कभी किसी ने देखा नहीं है। किसी ने नहीं देखा नाभिक कहां होता है, इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स इस बात को प्रूव करते हैं कि नहीं, हमने जो माना है, क्या माना है, चीजें वैसे ही हैं। कभी कभी हमको कोई चीज दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं यार ऐसा। कभी कई ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी होती हैं कि हम मानते हैं अच्छा ऐसा हुआ होगा इसीलिए ये चीज हुई होगी, ठीक है, हमने नहीं देखा होता है, ठीक है, फिर भी हम मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वैसे ही हमने मान लिया कि नहीं ऐसा होता होगा। फिर हार्डन स्पेक्ट्रम एक चीज है जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है गोल गोल, तो चक्कर लगाते समय, क्योंकि एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, उन्होंने कहा अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश त्वरित गति करता है तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। मैक्सवेल ने बताया। लोगों ने कहा बताओ बोल, ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा इसकी कम हो जाएगी, चक्कर लगाते लगाते थक जाएगा, आके नाभिक में बैठ जाएगा, नाभिक में आके गिर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, प्रोटॉन नाभिक में गिर जाएगा, तो इस परमाणु का अस्तित्व, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, परमाणु का अस्तित्व दोनों समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब वस्तु अपने आप ही नष्ट हो जानी चाहिए। आज लकड़ी टुकड़ा पड़ा है, धीरे उसको परमाणु नष्ट हो तो कल खत्म हो जाएंगे सब। रदरफोर्ड ने कहा यार देखो इतना बता दिया मैंने, कुछ तुम लोग भी मेहनत कर लो, मुझसे जितना हो पाए मेहनत बता दिया है, आगे मुझे नहीं पता, जाओ जो करना है कर लो, तुमको इससे बेहतर पता है बताओ। अच्छा फिजिक्स में इस चीज की भी जगह है। देखो आज बहुत सी बातें इधर उधर मोल्ड होती रहेंगी, घूमती रहेंगी, ठीक है, कहानी की तरह बस सुनते रहो और जानते रहो, फिजिक्स में अपना इंटरेस्ट बनाओ, पूरी तरह जानो कि मैं पढ़ने क्या वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल ये मान के मत चलो कि कोई चैप्टर है, 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, इसको देखना, मजा ना आ जाए पैसा वापस मेरा, ठीक है। आज के बाद तुमको फिजिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इतनी गहराई तक उसको जान जाओगे। फिजिक्स में इस चीज की भी जगह है, जब हम बिना कुछ जाने बुझे कोई मॉडल बता देते हैं अपनी मर्जी से, एक मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिक है, ये गलत नहीं है, ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा तुमको इससे बेहतर पता है तो लेके आओ, और नहीं पता जो मैं कह रहा हूं वो सही है। लोग क्या अजीब, हाँ मैं बिल्कुल सही, वो अजीब हुई मैं, ठीक है, मैं मेरी लॉजिक में कहीं कमी हो तो बताओ, सब चीज मैं प्रूव कर रहा हूं, कुछ ये नहीं प्रूव हो पा रही मुझसे तो तुम कर दो उसको, तुम अपना नया मॉडल लेकर के आओ, है ना, मेरी खोपड़ी काय खा रहे हो। लोग गुस्सा बहुत है लेकिन चले गए, क्या करते हो, कुछ था ही ना भाई, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है भाई, ठीक है। मैं कहूं कि ऐसा है, तुम जो है सूरज को ले आओ तो मैं उसको खा लूंगा। अब तुम ये नहीं कह सकते सर फेंक रहे हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि अगर तुम्हें ये प्रूव करना है कि मैं फेंक रहा हूं बड़ी बड़ी, तो पहले तुम्हें सूरज को लेके आना पड़ेगा, है ना तुम ला पाओगे, क्योंकि मेरा पहला स्टेटमेंट था कि अगर तुम सूरज को ले आओ, ना तुम ला पाओगे और ना मुझे खाने की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक तुम पहले स्टेटमेंट को ट्रू नहीं प्रूव करते, तब तक मेरे दूसरे स्टेटमेंट तुम फॉल्स नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक, तुम लोग पढ़ोगे 11th क्लास में पढ़ोगे, हाँ सिलेबस में है तुम, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर है। तो हमें दूसरे स्टेटमेंट गलत प्रूव करने के लिए पहला सही प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, जो तुम कभी कर नहीं पाओगे। तो तुम कभी मुझे नहीं कह सकते हो कि भाई आपको हाँ सर आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आप गलत प्रूव नहीं कर सकता। तो ये चीज भी फिजिक्स में बहुत हुई है। फिजिक्स में कपोर कल्पनाओं, वर्ड सुनिएगा,
कपोर कल्पना, कपोर कल्पना समझते हो, जिसको बोलते हैं निराधार कल्पना, जिसकी कोई आधार नहीं होता, हम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, इसका भी स्थान है। कपोर कल्पना का भी फिजिक्स में स्थान है। कई बार कपोर कल्पनाएं हुई हैं फिजिक्स में, ठीक है। नियम परिकल्पना, कपोर कल्पना मैं इसको बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि शुद्ध हिंदी वर्ड कपोर कल्पना बहुत ही रफ वर्ड है सुनने में, आप लोग कभी सुने होंगे इसको। इसका भी स्थान फिजिक्स में है। कपोर कल्पना का मतलब होता है ऐसी कल्पना जिसका कोई आधार तुम्हारे पास नहीं हो, बस तुमने मान लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ चीजें प्रूव करनी थी। इसका एक एग्जाम्पल है हाइगन्स। पता है दुनिया में लोग आज भी परेशान हैं, परेशान थे नहीं, आज भी परेशान है। अभी भी रिसर्च चल रही है कि ये लाइट है क्या। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या, मैक्सवेल कहते हैं कि लाइट तरंग है। तरंग मान करके परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन सब की व्याख्या कर देते हैं ये। लेकिन जब इनसे मैक्सवेल कहा जाता है, मतलब अभी तो चले गए मैक्सवेल भैया हमारे, लेकिन जब थे जिनसे कहा गया ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, चलो बताओ कैसे होता है। मतलब तुमको मैं एक सूत्र दूं, ठीक है, मैं कहूं कि ये सूत्र जो है बल निकालने का है, फिर मैं तुमको एक ऐसी प्रॉब्लम दे दूं जो प्रॉब्लम उस सूत्र से दिख वैसी रही हो लेकिन उस सूत्र से लग ही ना पाए, आंसर गलत आ जाए, तो तुम क्या कहोगे? तुम या तो कहोगे कि ये फॉर्मूला इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, या तो कहोगे फॉर्मूला गलत है। दो ही बात हो, या तो फॉर्मूला सही मानते हो, तुम मानोगे इस कंडीशन पे फिट नहीं है, या तुम कहोगे फॉर्मूला ही गलत है, यही तो कहोगे। तो मैक्सवेल का जो थ्योरी थी कि प्रकाश तरंग है, हालांकि ये थ्योरी पहले शुरू की थी हाइगन्स ने, मैक्सवेल ने उसको बाद में सही किया था, तो उसको मान करके प्रूव नहीं हो रहा था। कॉम्पटन प्रभाव, तुम्हारे सिलेबस में आगे पढ़ोगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये नहीं प्रूव हो पा रहा था। तो लोगों ने पूछा कि मैक्सवेल बताओ ये क्या कमी है। मैक्सवेल कहे देखो यार, मैंने 72 घटना प्रूव कर दी, 2 ठो मेरे से नहीं हो पा रही है, और 2 तुम मेरे साथ पे पड़े हुए हो। तो फिर आइंस्टाइन आए मैक्स प्लांक का एक थ्योरी लेकर के, और इन्होंने जो है इन घटनाओं को, अभी थोड़ा मैं नाम लेता जा रहा हूं, बस एक कहानी की तरह सुनते जाओ कि ऐसा ऐसा हुआ था कभी, ठीक है, कि फिजिक्स कैसी है, इसका नेचर क्या है। कि आइंस्टाइन मैक्स प्लांक का यूज किया क्वांटम सिद्धांत, और उसको यूज करके इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि देखो कैसे कैसे घटनाएं क्यों हो रही हैं। लोग खुश हुए, कहे वेरी गुड आइंस्टाइन। अच्छा अब एक बात बताओ, जो मैक्स तुमने ये सब प्रूव कर दिया, अब ये बताओ कि जो मैक्सवेल ने प्रूव किया है जरा उसको प्रूव करके दिखाओ। इन्होंने प्रूव लाइन से प्रूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन। जैसे ही बारी आई व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की, थ्योरी फेल इनकी, उनका बस। मैक्सवेल केवल 2 चीजें नहीं प्रूव कर पा रहे थे, तुम्हारी थ्योरी 3 चीजें नहीं प्रूव कर पा रही, तो ज्यादा सही कौन हुआ? बोले उस हिसाब से तौलोगे तो मैक्सवेल ज्यादा सही हुआ, ठीक है। लेकिन फिर क्या बताओ, जो मैक्सवेल नहीं प्रूव किया तो मैंने प्रूव कर दिया ना, ठीक है, क्या बात तुम्हारी सही है, क्या फिर क्या करके है, दोनों को माना जाए, ठीक है। तो आज भी हम लोग आइंस्टाइन और मैक्सवेल दोनों को सही मानते हैं और दोनों की थ्योरी यूज करते हैं। अब सोचो, एक ही घटना को, एक ही चीज में अलग अलग घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए, वही बात मैं कहूं कि मैं तुम्हें बल निकालने के लिए, सेम गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए न्यूटन ने एक की जगह 3 सूत्र दे दिए होते, ठीक है, कि इस शर्त में ये लगाना, इस शर्त पे ये लगाना, इस शर्त पे ये लगाना, द्रव्यमान बड़ा है तो ये लगाना, द्रव्यमान छोटा है तो ये लगाना। बात समझ में आई? 2 की जगह 3 द्रव्यमान रख दो तो ये वाला सूत्र लगाना। तो तुम भी कहते हैं क्या पागल है, ऐसे थोड़े होता है, एक नियम बताओ ना जो हर जगह लगे, ठीक। तो यही समस्या थी, और ये समस्या आज भी बनी हुई है, ठीक है। अभी तक फिलहाल तो कोई एक सूत्र ढूंढ नहीं पाया है जिसका यूज कर, सॉरी, कोई एक थ्योरी नहीं आई है जिसका यूज करके सब कुछ एक्सप्लेन कर सकें, ठीक। तो इसी में शुरुआत जो की थी, मैं क्यों छेड़ा ये टॉपिक, एक साइंटिस्ट है हाइगन्स, न्यूटन इसमें घुसे थे। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण है, लोगों ने कहा कण है, तुम्हारी खोपड़ी फूट गई होती, अब तक इतना तेज प्रकाश चलता है, कण है, प्रकाश चले आए। तो न्यूटन भाग गए धीरे से, कहे ऐसा गलती हो गई भाई, माफ कर दो। तो फिर हाइगन्स आए, कहे देखो दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है 2 रूपों में, या तो वो द्रव्य है या तो ऊर्जा है, या तो द्रव्य है या तो ऊर्जा है, कोई तीसरी चीज ब्रह्मांड में है ही नहीं, बल्कि 2 चीज भी नहीं है, एक ही चीज है, एक चीज के 2 स्वरूप है, द्रव्य और ऊर्जा। ऊर्जा मतलब मैं बोल रहा हूं ना, साउंड एनर्जी तुम्हारे कानों में पहुंच रही है, ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। और द्रव्यमान जैसे हम तुम, लकड़ी पत्थर दीवार, ये सब द्रव्यमान है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में दो रूप में एक ही चीज एग्जिस्ट करती है। आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि एक ही चीज 2 रूप में, E = mc², ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हो आप, आइंस्टाइन ने प्रूव किया था, ठीक है। तो एक ही चीज के 2 रूप, 2 अवस्थाएं हैं,
तो कोई भी चीज ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है तो या तो ऊर्जा है या तो द्रव्य है। फिर सुन लिए, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, कोई भी चीज है तो दो रूपों में है, या तो ऊर्जा है या तो द्रव्य है, दो में से कोई एक ही है, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, होती है, स्पेशल केस में होती है, छोड़िए क्वांटम फिजिक्स की बात है, बात करेंगे। तो इन्हीं दोनों से कोई एक चीज है। तो लोगों ने कहा कि भाई, हाइगन्स ने कहा कि न्यूटन ने अभी बोला था कण है, मतलब द्रव्य है, और टूटे गए थे, तो ऐसा है, हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि ऊर्जा है। तो हाइगन्स आए, कहे ऐसा भैया ये तो ऊर्जा है, तुम समझ नहीं रहे हो। तो लोगों ने फिर हाइगन्स से कहा अच्छा बताओ, ऊर्जा है तो तरंग के रूप में चलती होगी? कहे हाँ बिल्कुल चलती तरंग के रूप में, जैसे ध्वनि चलती है। कहे बहुत सही, बैठो बैठो बैठो। एक बात बताओ, अगर ध्वनि की तरह ये तरंग के रूप में चलती है तो ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के आप लोग जानते हो ध्वनि नहीं चल सकती निर्वात में। ठीक है, उस समय केवल यांत्रिक तरंगें ही खोजी गई थी, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उस समय तक अता पता नहीं था। ठीक है, तो लोगों ने कहा अच्छा इसका मतलब है कि ये एक प्रकार की ध्वनि तक की तरंग है, निर्वात में नहीं चली। कहे नहीं। कहे ये बताओ, सूर्य से भाई पृथ्वी का वायुमंडल तो 100 किलोमीटर लगभग आसपास थोड़ा बहुत रह जाता है, उसके बाद तो खत्म हो जाता है, उसके ऊपर तो कोई वायुमंडल मतलब कोई माध्यम नहीं है, तो वहां कैसे चलती है? तो हाइगन्स ने कहा तुम क्या जानो, पूरे ब्रह्मांड में एक तत्व है, ईथर। क्या है? ईथर। ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। लोगों का ये क्या है? कहे है कुछ। कहे कैसा होता है ये? कहे समझ लो, ये बताओ तुम्हें तरंग को चलने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत होती? कहे मतलब माध्यम जो है वो इलास्टिक होना चाहिए। कहे होता है ना, उसके कण हल्के होंगे, वो भी होता है। कहे जो जो तुम्हें चाहिए वो सब है इसमें। ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, दिखता नहीं है ये, जैसे हवा नहीं दिखती तुमको वैसे भी नहीं दिखता है। लोगों ने कहा अच्छा। कहे हाँ। कहे देखो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने मान करके परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है, विवर्तन, सब एक्सप्लेन कर डाले। ये सब घटनाएं हैं, प्रकाश में होती, आप लोग पढ़ेंगे। ध्रुवण की बारी फंस गए, तो इनके दोस्त थे फ्रेनेल, वो आए, थोड़ा थोड़ा चेंज किया इनकी थ्योरी में। कहे देखो यहाँ गलती कर रहे हैं आप, इसको ऐसे कर लीजिए, एक्सप्लेन हो जाएगा। इन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, लोग खुश हो गए। मतलब सोचो, इतनी बड़ी कपोर कल्पना कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ये माना हाइगन्स ने, और इस बात को लोग सही मानते रहे। सालों साल, सैकड़ों साल ये बात मानी गई लोगों द्वारा कि ये चीज सही है। क्यों? देखो पूरी तक कपोर कल्पना है कि नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इससे अच्छा कुछ था नहीं बताने के लिए। बात समझ में आई? और इनकी जो कल्पना है वो हम जो देख रहे हैं उन चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी। एक्चुअली जितने भी नियम वो कल्पना ही तो है, बल एक कल्पना ही तो है। किसी ने देखा क्या जब मैंने किसी वस्तु को धक्का दिया तो मेरे हाथ से कुछ निकल के उस पर लगा? किसी ने नहीं देखा। हम सिर्फ एक अजम्पशन अज्यूम कर रखे हैं कि एक चीज बल होती है जिसके कारण वस्तु दूर जाती है। ठीक है, फिजिक्स में जो कुछ भी हो रहा है, फिजिक्स का मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं, कुछ परिकल्पनाएं बनाते हैं, कुछ कपोर कल्पनाएं बना लेते हैं। ठीक है, ताकि उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकें। फिजिक्स में हम लोग करते क्या है? फिजिक्स में हम लोग ढूंढते हैं क्यों, मतलब साइंस में हम ढूंढते हैं क्यों का जवाब, स्पेशली फिजिक्स में क्यों का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सेब पृथ्वी पर क्यों गिरा? का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर जवाब, गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगा? तो द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान क्यों है? फंस गया मामला। द्रव्यमान क्यों है? नोबडी नोज। आज तक साइंटिस्ट इस बात पे विचार कर रहे हैं, इस पे खोज पे लगे हुए, लगातार प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं कि किसी वस्तु में द्रव्यमान क्यों होता है। दो अलग अलग थ्योरी है। अरे मैं कितना बोलता जाता हूं, बहुत बोलता हूं मैं। दो अलग अलग थ्योरी है, एक क्वांटम फील्ड थ्योरी है आपकी, एक पार्टिकल थ्योरी है, जिसमें मानते हैं कि हाँ हिग्स बोसॉन ऐसा कोई पार्टिकल। बोसॉन में जो बोस वर्ड है ना, वो हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट उनके नाम पे लिया गया है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा तुम लोगों को कभी ना कभी फिजिक्स में। ठीक है, चिंता मत करना, अभी बहुत लंबा वीडियो खींच रहा है, थोड़ा मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे बोस, जिनके नाम पे हिग्स बोसॉन, हिग्स, पीटर हिग्स एक साइंटिस्ट थे, इन दोनों के नाम पे पड़ा हुआ है, पीटर हिग्स कुछ और शायद यही था। इन दोनों के नाम पे मिलाकर के पार्टिकल नाम कहा जाता है कि द्रव्यमान इसी के कारण होता है। ठीक है, अभी तक ये बात कोई कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हर क्यों का जवाब ढूंढते चलते हैं, और अंतिम में जाकर कोई ना कोई क्यों फंसा हुआ है, और उस क्यों के लिए एक थ्योरी बनाई जा रही है, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन, जो कि हर सवाल का जवाब होगी। ठीक है, चलो इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। एवर डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि ऐसे नियम है जो कि फिक्स नहीं है, ये आगे चल के परिवर्तित हो सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि अभी तो जा करके मैं ये चैप्टर शुरू करने वाला हूं पहला, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि इतना टाइम बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें बातें मुझको करना आवश्यक थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक हो गया। पहला चैप्टर पूरी तरह इंट्रोडक्शन ही है फिजिक्स का, ये एग्जाम में आपके कहीं नहीं आने वाला है, लेकिन इसको पढ़ना, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो अब आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का कार्य क्षेत्र, स्कोप मतलब आप कह सकते हो कि फिजिक्स के पार्ट्स, हालांकि इसको क्यों पार्ट्स तो कुछ हो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको क्यों डिवाइड किया गया, इसका मैं पहले कारण आपको समझाता हूं। फिजिक्स के दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में उनको फिजिक्स को डिवाइड किया गया है। एक आपका है स्थूल भौतिकी, बड़ा अजीब सा नाम है ना, और एक आपका होता है सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी मतलब हम कहेंगे इसको मैक्रो फिजिक्स, मैक्रो, और ये है माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, स्थूल मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े पिंडों के बारे में अध्ययन करना, और माइक्रो मतलब छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, इसमें कुछ आप लोग न्यूट्रिनो नहीं सुने होंगे, लेकिन आगे सुनोगे फिजिक्स में अभी। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में अध्ययन करना, ये क्या है, सूक्ष्म भौतिकी है, और ये आपका स्थूल भौतिकी है। इसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लासिकल मतलब पुराने जमाने के लोग जो है, क्लासिकल वर्ड सुनते ही क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस और भरतनाट्यम टाइप वही सब दिमाग में आता होगा ना। ठीक है, मतलब जो हमारे पुराने जमाने में जो चला आ रहा है। ठीक है, तो ये पुराने जमाने की फिजिक्स है ये वाली, लेकिन ये क्या, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स है ये? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये नए जमाने की, लगभग 1900 के बाद की जो फिजिक्स है, जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, लाइक क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक, इनको क्यों बांटा गया दो भाग में? इसका क्या कारण हो सकता है कि छोटे पार्टिकल को अलग पढ़ेंगे, बड़े पार्टिकल को अलग पढ़ेंगे? क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही लॉजिक हो सकता है, वो ये कि दोनों के लिए नियम कानून अलग अलग हो। अगर जो नियम यहां पे लगते हैं वही नियम यहां पे भी लगे, तो बांटने का मतलब क्या बना? इसका मतलब यह है कि इसके नियम अलग होंगे, इसके नियम अलग। इसके क्लासिकल फिजिक्स के नियम अलग हैं, वो न्यूटन वाला गति के 3 समीकरण, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें क्या है, ये सभी स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लासिकल, इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोग? इसमें पढ़ना हम लोग को मैकेनिक्स, जगह है इधर है जगह, इसमें पढ़ना है मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है लाइट, फोटोमेट्री, लाइट लिख देता हूं, ज्यादा आसान वर्ड है। ठीक है, हिंदी में भी आप लोग सब इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, इतना कोई बहुत वर्ड नहीं, सब लोग जानते हो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और लाइट, ये सारी चीजें आ जाती है किसके अंदर? स्थूल भौतिकी के अंतर्गत। ठीक है, फिजिक्स से जो अभी तक आप नियम कानून अभी तक जो पढ़ते आए हो, और अभी जो पढ़ोगे क्लास 11th में, इवन की हाफ ऑफ द क्लास 12th, ठीक है, ये सभी स्थूल भौतिकी में है। क्लास 12th का आधा पार्ट आपको मॉडर्न फिजिक्स, हालांकि ये मॉडर्न फिजिक्स बहुत जटिल चीज है भाई साहब। ठीक है, बहुत जटिल चीज है। आपके यहाँ थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन रखा गया है बस इसका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, ताकि आप लोग जान जाओ कि आगे चीजें कैसे होने वाली हैं। ठीक है, बहुत स्कोप है इसमें भी आगे। ठीक, खैर, तो ये सारी चीजें जो आती हैं, ये 4 पार्ट्स जो हैं, वो हमको पढ़ना है किसमें? ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है स्थूल भौतिकी के अंतर्गत। यहां पे पुराने जमाने के सारे नियम लगते थे, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये देखा गया कि जो इनका बिहेवियर है एकदम डिफरेंट है।
छोटे पार्टिकल मतलब वो जो नाभिक परमाणु के अंदर रहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी यूनिट हमको पढ़नी है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। इसमें हमको पढ़ना है परमाणु, एटम। एटम के बाद हमको पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग को और क्या पढ़ना है यहाँ पे, एटम, न्यूक्लियस, और क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ये सब किस में आता है, मॉडर्न फिजिक्स में आता है, ठीक है। और क्या पढ़ना हम लोग को, पढ़ना सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ये सब क्लास 12th का हालांकि है, ये भी क्लास 12th का, ये भी क्लास 12th का है, ठीक है। ये दोनों क्लास 11th का है, ठीक। अभी मत सोचना क्लास 11 ये दो मिलके अपने आप में ना बहुत बवाल है, ठीक है। इन सबको अकेले निपटा देते हैं ये दोनों, इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, ठीक। यूनिट तो खैर ढेर सारी हैं इसमें बटी हुई है, लेकिन वो सारी चीजें इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। खैर तो इतना हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है क्लास 12th में। केवल ये दो चीजें हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, तो खुश मत हो जाना, क्योंकि है दो, लेकिन मैंने कहा ना इन सब के बराबर है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये एटम, न्यूक्लियस, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स की बात मैं कर रहा हूं, कि वो बाकी प्राण नियम कानून को फॉलो नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे फॉलो, ठीक है। ये देखा गया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टेनी पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, वो हमारे क्लासिकल जो लॉज हैं उनको डायरेक्टली फॉलो नहीं करते थे। इवन कि थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि शुरुआत में जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, सापेक्षता का सिद्धांत, तो वो भी क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो नहीं करता था। बड़ी बात है, उसमें भी नियम कानून जो थे वो क्लासिकल फिजिक्स के डायरेक्टली, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के नियमों में थोड़ा सा आमूल चूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन ये एनसीईआरटी के वर्ड है, मतलब बहुत थोड़ा सा परिवर्तन करने पर सारे नियम जो है वो आपके रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में अप्लाई होने लगे, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन, आइंस्टाइन बताया ऐसे ऐसे करो ये चीज लगेगी, तो उसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह दिया गया। उसमें दो पार्ट्स हो गए, एक जब वस्तु प्रकाश की चाल के नियर अबाउट चाल से गति करे, उनकी ये कल्पना थी, रिलेटिविटी थ्योरी जो आइंस्टाइन ने दी उसकी कल्पना ये थी, वो एक सिद्धांत पे आधारित है कि प्रकाश की चाल जो है वो किसी माध्यम में नियत होती है, और कभी भी कोई वस्तु प्रकाश की चाल से ज्यादा चाल से गति नहीं कर सकती है। ये दो एजम्पशंस के पीछे आइंस्टाइन ने पूरी एक बुक लिख डाली और बहुत ढेर सारे नियम उसमें दिए, जिसमें एक छोटा सा पार्ट था E=mc²। ये उसी थ्योरी का पार्ट है जिसके लिए आइंस्टाइन को लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक्चुअल मतलब कम जानने वाले लोग, ठीक है, वो उनको लगता है कि E=mc² के लिए आइंस्टाइन जाना जाते हैं, लेकिन एक्चुअली आइंस्टाइन तो इसको कर्स मानते थे, अभिशाप मानते थे अपने लिए कि मैंने ये नियम क्यों बनाया। तभी सुनाएंगे कहानी उनकी भी, ठीक है, कि आइंस्टाइन को इससे बहुत नफरत थी, इस नियम से क्यों थी तो वो डिस्कस करेंगे आज, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की जो थ्योरी, जनरल थ्योरी रिलेटिविटी थी, उसमें दो पार्ट थे कि एक भाई प्रकाश की चाल के आसपास चाल से गति करेगा तो अलग नियम लगा लेंगे हम लोग, और नॉर्मल चाल से गति करेगा अलग नियम लगा लेंगे, चल जाता था। एक छोटा सा परिवर्तन करने पे दो पार्ट में बढ़ गई थी, लेकिन नियम सब लग रहे थे। लेकिन ये जो भाई साहब थे, कुछो कर लो, कभी इन नियमों का पालन करते ही नहीं थे। अरे ये तो और अजीब थे, मैं और आपको बताऊं क्या बताऊं इसके बारे में, कि ये जो छोटे पार्टिकल होते हैं, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि आप इनके संवेग और स्थिति दोनों एक साथ ज्ञात कर ही नहीं सकते हो। मतलब जब आप उसकी स्थिति जानना चाहोगे कहां है, जैसे तुम जानना चाहो कि अभी मैं कहां हूं, तो जैसे तुम मेरी पोजीशन देखना चलो, तुम मेरा संवेग, तुम मेरा वेग जो है वो ना बता पाओ किस वेग से चल रहा हूं मैं, और जब तुम मेरा वेग एक्यूरेट देखो कि इतने वेग चल रहे हैं, मेरी पोजीशन पता, मैं यहां हूं कि मैं वहां हूं, यही ना पता कर पाओ। तुम लोग सुनने में अजीब लगी चीजें, ठीक है, ये क्या बढ़ाए जा रहे हैं, अब आगे और बड़े हो गए तो चीजें और समझ में आएंगी कायदे से, अभी शायद उतना ना समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो है ये बहुत ही अनिश्चित है। इवन कि मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझ चाहता हूं आपको। देखो, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे गिराऊं यहां से, ये तुम ज्यादा समझ में आएगा, तो मान लो 2 सेकंड लगाए पृथ्वी पहुंचने में, ज्यादा ऊंचाई है नहीं, 1 सेकंड लगा पहुंचने में, मान लो, ठीक है, 1 सेकंड में पृथ्वी पर गिर गया ये। मैं इसको दूसरी बार सेम कंडीशन में, मतलब हवा जैसे है अभी एग्जैक्टली ऐसे ही सब कुछ है, मैं इसको गिरा दूं तो फिर से उसी 1 सेकंड में पहुंचेगा। मैं 50वीं बार एक्सपेरिमेंट करूंगा तो फिर से इसको वही 1 सेकंड लगने वाला है। 1000 बार को रिपीट करूं तब भी वही लगेगा। लेकिन इसका मतलब है रिपीटेड कंडीशंस में हमें रिजल्ट भी रिपीटेड मिलेंगे इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं एक इलेक्ट्रॉन को गिराया होता ना, तो उसके बारे में एक बार जो आपको रिजल्ट मिला, दोबारा वो कब मिलेगा
ये आपको पता नहीं है। मतलब आप वहां पे किसी भी रिजल्ट को देख करके कोई नियम बना ही नहीं सकते। हम रिजल्ट देख के नियम बना लेते हैं कि सेब एक बार गिरा तो 1000 बार टूटे डाल तो 1000 बार नीचे गिरेगा वो। लेकिन टिनी पार्टिकल्स के केस में, माइक्रो पार्टिकल्स के केस में आप ये नियम नहीं बना सकते हो भैया। वहां पे कुछ सर्टेन है ही नहीं। एक बार जो हुआ दोबारा भी वही हो, ये नहीं कह सकते और ना ही होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोड़ा बन गया है। इंसान हमेशा से जानना चाहता है कि ब्रह्मांड किससे बना है, तभी उसने तोड़ना शुरू किया चीजों को। तोड़ा तो धीरे धीरे तोड़ के पहुंचे एटम पे, परमाणु पे। इसके ऊपर भी चीजें थी ये, लेकिन मैं सब वहीं पहुंच गए। परमाणु पहुंच लो, अच्छा परमाणु से सब कुछ बना हुआ ये बात। फिर देखा इसका परमाणु अलग, इसका परमाणु अलग, इसका मतलब ये सब भी किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। फिर जिज्ञासा शांत नहीं हुई, फिर तोड़ना शुरू किया। फिर तोड़े तो पता चला अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये बात। लोग फिर जिज्ञासा सामने, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में होते हैं तो ये किससे बने हुए हैं? ये क्वार्क एंटी क्वार्क से बने हुए हैं। अब ये सारी चीजें तुम को ऊपर से आएंगी। ठीक है, मतलब लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, वो तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहेवियर को जज करना चाहते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन, ये सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ मिल करके कैसे बनाए होंगे एल्युमिनियम का एटम, ये जानना चाहते हैं। क्यों बनाए होंगे, क्या कारण, समय क्या कंडीशंस बनी होंगी, जिन ढेर सारे तत्व बन गए होंगे, हम तुम बन गए होंगे। लोग जानना चाहते हैं, लगे हुए हैं साइंटिस्ट। पता नहीं कभी जान, लेकिन नेचर भी कमाल है। उसने इस तरह से डिजाइन किया है, कहा ठीक है बेटा तुम बहुत विद्वान बन रहे हो, फिजिक्स से 4 नियम बना लिए हो तो ठीक है, तुमको लगता है कि आज तुमने सेब गिरा के चेक कर लिया कि नीचे गिरेगा, तुम्हें ये पता है कि 100 साल बाद भी नीचे गिरेगा। हम नियम क्यों बनाते हैं? ताकि हम आज किसी घटना को देख करके ये बता सकें कि कल क्या होगा। ठीक है, या हम श्योर हो सकें कि यार आज ये हुआ कल भी तो ये होगा। ठीक है, या आज हम देखें कि ये हो रहा है तो हम गेस कर सकें अच्छा मतलब 5000 साल पहले भी यही हुआ रहा होगा। ठीक है, सेब नीचे ही गिरा रहा होगा, कह सकते हैं ना हम। ठीक है, लेकिन जब हम छोटे छोटे पार्टिकल जिससे सब कुछ बना हुआ है, जब उनके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं तो ये नालायक सेम बिहेवियर रिपीट करते ही नहीं है। मतलब रिपीटेड कंडीशंस में रिपीटेड रिजल्ट आपको देते ही नहीं है। अभी कुछ रिजल्ट दिए, दोबारा कुछ रिजल्ट, दोबारा कुछ रिजल्ट दिए। इसका मतलब हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल में ये सब हुआ क्यों था। मतलब ये कहना गलत है, कभी नहीं जान पाएंगे। मतलब अभी तक तो कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि यार कैसे जाने। ठीक है, क्योंकि ये कभी रिपीटेड रिजल्ट दे ही नहीं रहे हैं। आज जो हो रहा है वो कल नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन के साथ, और वो भविष्य में होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं इलेक्ट्रॉन के साथ। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो है भौतिकी के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए इनको एक अलग से कैटेगरी में रखा गया है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो माइक्रो फिजिक्स हो गई। ये जो मैंने लिखा है एक्चुअल में ये मॉडर्न फिजिक्स का लिखा है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपकी माइक्रो फिजिक्स में आती है, सेमीकंडक्टर आपका नॉर्मल फिजिक्स में एक्सप्लेन हो जाती है चीजें। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हम लोग इतना पढ़ते क्यों फिजिक्स में, है ना? काहे इतना मरे जा रहे हैं फिजिक्स पढ़ने के पीछे, इतनी बवालिया चीज है फिजिक्स। ठीक, जरा अपने आसपास देखो, क्या दिख रहा है? एक मकान, एक बेड या सोफा, कुर्सी, टेबल, हाथ में एक मोबाइल जिसकी स्क्रीन पर तुम मुझे भी देख रहे हो बड़बड़ाते हुए, ये सब दिख रहा है। ये सारी चीजें जो कुछ भी तुमको दिख रही हैं ये बनाई गई हैं। बनाई गई है मतलब इसमें इंजीनियरिंग लगी है, और इंजीनियरिंग लगी है, मैंने कहा ना इंजीनियरिंग कहाँ शुरू होती है? फिजिक्स से शुरू होती है। इसका मतलब पहले किसी ने नियम बनाया होगा और उस नियम के आधार पर ये सारी चीजें बनाई गई होंगी। ठीक है, तो फिजिक्स का जो यूज है, या आप कह लो कि इसका जो कार्य है वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहाँ है? हमारे इंजीनियरिंग में और हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिक्स की देन है, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री की भी है। मतलब केमिस्ट्री वाले अपने आप को नीचा ना समझे कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अब भाई फिजिक्स का क्या है? फिजिक्स में तो चीजें बनाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको क्रेडिट देना जरूरी है कि फाइनली जब हम कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो किसी न किसी मैटर को ही बनाते हैं। यानी कि मोबाइल की स्क्रीन बनी है तो किसी पदार्थ की बनी होगी, और ये केमिस्ट्री वालों का काम है उस पदार्थ को रिसर्च करना कि कौन सा ऐसा पदार्थ बनाए जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो ताकि मोबाइल पर खरोच ना आए, गोरिल्ला ग्लास, है ना?
तो थोड़ा सा उनका फील्ड हो जाता है, तो उनको क्रेडिट देनी चाहिए उनको। ठीक, तो जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं बेसिकली इसके पीछे डायरेक्टली किसका हाथ है? फिजिक्स का हाथ। ठीक है, फिजिक्स ही हमारे जीवन को इतना आसान कर दिया है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने आपको इंजन बताया अभी, जेम्स वॉट का एक्सपेरिमेंट, तो फिजिक्स से शुरुआत हुई और अंतिम में टेक्नोलॉजी आके लैम्बोर्गिनी बन गई। ठीक, गाना में सुनते हो तुम लोग, ठीक है, तो लैम्बोर्गिनी बन गई, ठीक है, BMW बन गई। ये सब कहां से शुरू हुई? शुरुआत तो फिजिक्स से ही। एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक। पता है पुराने जमाने में जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, शुरुआत जब कंप्यूटर बना था मैकेनिकल कंप्यूटर होते थे। मैकेनिकल मतलब गियर लगा होता था, उसमें हैंडल लगे होते थे, लोग ऐसे चलाते थे, घुमाते थे, इधर उधर शिफ्ट करते थे। ठीक है, ऐसे काम हुआ करता था, 4 आदमी लगते थे और उसका नाम कंप्यूटर पड़ा था। कंप्यूटिंग से मतलब सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाने के लिए यूज होते थे वो। अच्छा, जिसने पहला कंप्यूटर बनाया था, नाम नहीं आता मेरे को, चार्ल्स बेबेज थे क्या, जो भी थे, देख लेना। जिसने पहला कंप्यूटर बनाया था, अगर आज आके वो कंप्यूटर देख ले तो सदमे से मर जाए वहीं को कि बाप रे, ये मैंने बना दिया था। ठीक है, शुरुआत तो किसी ने की थी ना भैया, क्रेडिट तो उनको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनकी एक सोच थी कि ऐसा किया जा सकता है। हमने उसको एडवांस करते 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 आज किस लेवल पे लेके आए हैं, वो खुद देखेंगे कहीं बाप रे इतना एडवांस। एक साइंटिस्ट हमारे यहाँ मूरे, हमारे यहाँ मतलब भाई हम इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक हैं तो थोड़ा सा वो लगाव जुड़ाव होता है, इसलिए हमारे यहाँ निकल जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे मूरे, उन्होंने कहा कि जिस लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अगर इस लेवल पे मैकेनिकल इंडस्ट्री ग्रो कर जाए ना, तो एक कार को खरीदने के बाद जितना पार्किंग का पैसा देते हो, इससे बेहतर तुम कार नहीं छोड़ के दूसरी कार खरीद लोगे, इतनी सस्ती हो जाएगी। तो सर ये कैसा एग्जाम्पल है? जोड़ के देखो, तुम्हारे हाथ में जो फोन है इसकी सुविधाएं देखो जरा एक बार, कितना सस्ता है और ये क्या कर रहा है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तुमको वहां सब कुछ पहुंचा दे रहा है। सोचो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और कितना सस्ता है। 3-4 हजार रुपए में ऐसा फोन मिल जाता है, 2,000 रुपए में मिल जाता है जो ये सारे काम कर दे। सोचो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है, इसके आगे कार क्या करती है? तुमको यहां से उठाई वहां छोड़ दी, इसके अलावा क्या करती है बताओ? अगर इसकी तुलना उससे की जाए तो उसमें एडवांसमेंट कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उस हिसाब से देखें तो उसको तो और सस्ता होना चाहिए, जितना काम ये कर रही है उस हिसाब से उसको 2-4 रुपए में मिलना चाहिए, क्योंकि इसके आगे तो कुछ भी काम नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कंपैरिजन कुछ इस तरह से था कि इतनी तेजी से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, क्योंकि जो कुछ भी हमारे आसपास है आप देखिए वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ती जा रही है। जो चीजें मैकेनिकल थी हम उसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले वो चाबी से खुलती थी, जब बटन दबाते हैं कार का दरवाजा खुल जाता है, कार स्टार्ट हो जाती है। हम लोग हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन चिप जो बनाई गई, जो सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ जब खोजे गए तो ये फिजिक्स की देन थी, फिजिक्स की देन थी। ठीक है, तो अर्धचालक पदार्थ जब खोजे गए उसके बाद इनको यूज करके सिलिकॉन चिप बनाई गई। इतना धीरे काय चल रहा भाई तुम? नालायक, ये बढ़िया है। जब सिलिकॉन चिप बनाई गई इसको यूज करके, तो पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो मैकेनिकल थे। उसके बाद बीच का एक एरा आया जिसमें हम लोग थर्मियोनिक वॉल्व्स यूज करते थे। थर्मियोनिक वॉल्व्स, वॉल्व समझते हो? जो साइकिल में लगा होता है, जिसको छुच्छी बोलते हो तुम लोग, जिसमें से हवा भरते हैं तो हवा अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं आती है। ऐसा एक वॉल्व डिस्कवर किया गया सर्किट में कि धारा इधर से जाए तो मगर वापस ना। डायोड यही काम करता है, चार्जर में तुम्हारा लगा होता है, ठीक है, वो यही काम करता है। देखना कभी खोल के, 4 छोटे लगे होते हैं, पढ़ाएंगे तुम लोग को, ये सब पढ़ाएंगे 12th में, ठीक है। तो ये वॉल्व से यही काम करते हैं, एक तरफ से धारा जाती है लेकिन धारा लौट के वापस नहीं आती। कंप्यूटर में इसका बहुत यूज होता है और ऐसी बहुत सी, एक एग्जाम्पल है डायोड, ट्रायोड, ठीक है, ये यूज होते थे। इसका यूज कर कंप्यूटर बनाया जाता था और ये ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित थे, तो एनर्जी बहुत वेस्ट करते थे, स्लो थे और बहुत देर तक इसको यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि गर्म हो जाते तो इनको ठंडा करना पड़ता था। ठीक है, बहुत से ड्रॉबैक्स थे इनके।
फिर उसके बाद खोज हुई सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थों की, क्रांति आ गई, मतलब पूरे एकदम जज्बात पलट गए। ठीक है, जैसे ही ये खोजे गए अर्धचालक पदार्थ, इसके जो डायोड बने उसने इसको रिप्लेस किया। ये बड़े होते थे, एनर्जी बहुत वेस्ट करते थे, स्लो होते थे, ठीक है, बहुत देर तक यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसको 24-24 घंटा फोन यूज करते हो तुम लोग, कंप्यूटर 24-24 घंटे 24/7 सालों भर कितने कंप्यूटर्स चलते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं करती। एनर्जी भी कितना कम वेस्ट करते हैं, एक बार चाहे को फोन दिन भर चलाते हो, सोचो इतना यूज करते हो फोन तुम लोग, कितना कम ऊर्जा लेता है। ठीक, जितना काम करता है इसको बहुत ढेर से ऊर्जा लेनी चाहिए। ठीक है, 70 रुपए पेट्रोल डलाते हो तो 1 घंटा बाइक चला लो खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें 70 रुपए की अगर 1 घंटे में बिजली लगने लगती, तुम सोचो फोन तुम कितना चलाते दिन भर में, ये सोच के देखो। तो उस हिसाब से ऊर्जा ये बिल्कुल नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अचानक से एक क्रांति सी आ गई, इसका यूज किया हम लोगों ने, मेमोरी डेवलप कर दी, बहुत बड़ी चीज थी, मेमोरी बनाना बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, शुरुआत में मेमोरीज बनी तो हमारे साथ बताया करते थे, लेक्चर लेते थे, बताते थे कि बेटा तुम लोग अभी यूज करते ना 8 GB मेमोरी कार्ड। 8 GB क्या होता है, छोटा सा। उन्होंने बताया कि हम जब कंप्यूटर लिए थे, जब बीटेक किए थे, तो इतना सा कंप्यूटर एक छोटा सा लिए थे, कंप्यूटर कैलकुलेटर टाइप से था वो, उसको कंप्यूटर कहा करते उस टाइम में, एक स्क्रीन थी, नंबर टाइप कैलकुलेटर जैसे होती थी, क्या उसमें 4 KB की सुनना, ध्यान सुनना, क्या 2 पोर्ट बने हुए थे और उसमें 4 KB का मेमोरी कार्ड लगता था। 4 KB समझते हो, एक फोटो डिलीट उसका थंबनेल जो होता है ना, वो भी 10-12 KB का होता है। 4 KB समझ सकते हो, मतलब कुछ नहीं यार। ठीक है, क्या 4 KB की मेमोरी हुआ करती थी उस समय। ठीक, आज तुम लोग 4 GB की कोई औकात नहीं, कैसे 2 मेमोरी कार्ड के स्लॉट लगे थे उसमें लगाने के लिए। ठीक है, वो जमाना था एक कंप्यूटर का, और ज्यादा नहीं, ज्यादा 30-35 साल पहले की बात उन्होंने की होगी, भाई हमको पढ़ाए, मतलब इससे पुराना तो नहीं होंगे हमसे वो। ठीक है, तो सोच लो कि इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, और ये जितने भी फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो चीजें खोजी जा रही हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंतिम में अंततः तुम्हारे तक ही पहुंचती हैं। ठीक है, जो भी रिसर्चेस हो रही हैं, जो भी नए नए मटेरियल खोजे जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी खोजी जाती है, ठीक है, अंतिम में उसको इंप्लीमेंट कर टेक्नोलॉजी के थ्रू तुम तक पहुंचाया जाता है। तो फिजिक्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम समझ सकते हो। बिना फिजिक्स के ना इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं, इंजीनियरिंग के बिना टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिक्स का हमारे जनरल लाइफ के साथ रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमने बताया कि हमने बहुत ढेर सारे नियम कानून बनाए हैं। तो इन्हीं नियमों कानून से संबंधित 2 टर्म्स हैं, एक है यूनिफिकेशन, ये नालायक है, हटो, यूनिफिकेशन, और दूसरा है रिडक्शनिज्म। हिंदी में बोलने का इसको, यूनिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं एकीकरण, और इसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मीकरण, शायद मेरा वर्ड अगर सही है तो, सूक्ष्मीकरण। रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन 2 थ्योरीज हैं। सोचो ये क्या है, बड़ा कठिन कठिन वर्ड लग रहा होगा ना, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो हम लोग कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक थ्योरी की जरूरत होती है। कुछ भी एक्सप्लेन करना आपको एक थ्योरी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि ये वस्तु यहां छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगी, कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। ठीक है, नीचे गिरने पे चोट लगेगी, या अगर कोई ऐसे करके कोई वस्तु रखी हुई है, एक ऐसे रखा हुआ है, इधर मैं कोई वस्तु रख दूं और इसको मैं इस पे गिरा दूं, ऐसे गिरेगा ये और ये उछल जाएगा, उछल के जाके उधर गिरेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर हाँ पहले गिरा गुरुत्वाकर्षण, नीचे गिरा तो इस पे कार्य किया mgh ऊर्जा से, उसी कार्य से ये ऊपर उठा और उसके बाद वही कार्य उस पर हुआ तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ गई 12 mv², उससे आगे वहां पर गिर गया ये। बहुत ढेर सारी थ्योरीज हो गई ना। अब अगर आपको एक सवाल दिया जाए कि भाई ये ऐसे गिरा, इसको लगाओ सवाल को, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करोगे कि जब गिरा तो इस पर कितनी ऊर्जा थी, जितनी ऊर्जा थी उतनी ऊर्जा इसने इसको दिया। फिर आप कहोगे कि ये इसको जब इससे घूमा तो उतनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर किया, तो उतनी इसको गति ऊर्जा मिल गई 12 mv²। दूसरा पार्ट हो गया सॉल्व करने का। ठीक है, अब इस गतिज ऊर्जा से वो कितना दूर जाके गिरेगा,
ठीक है, वो आप कैलकुलेट करो। ये तीसरा पार्ट हो गया प्रक्षेप की परास, अभी पढ़ेंगे सब 11th क्लास में हम लोग। मतलब आपने इस पूरे प्रॉब्लम को 3 पार्ट में तोड़ लिया, एक एक कर को सॉल्व कर लिया। इकट्ठे अगर आप चाहो कि एक बार में उसकी गिरने से कितना दूर जाएगा सॉल्व करो, तो पॉसिबल नहीं है भैया, हमें तोड़ना मजबूरी है हमारी, तोड़ेंगे हम। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूनीकरण, सॉरी सूक्ष्म, हाँ तो जो वर्ड एग्जैक्ट आएगा सूक्ष्म, इसको बोलते हैं न्यूनीकरण। क्या बात है, इसको बोलते हैं न्यूनीकरण। ठीक है, मतलब किसी बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके सॉल्व करना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूनीकरण। एक और जैसे मान लो आप कोई दे दे, बताओ इसका तुल्य प्रतिरोध बताओ। अभी तुम लोग पढ़ के आयोगे ना, इसलिए मैं इसको एग्जांपल लेके चल रहा हूं। कोई आपसे कहे बताओ इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, एक और यहां लगा देता हूं मैं, अभी पढ़े तुम क्लास 10 में, बताओ यहां 2 2 3 5 कुछ भी ले लो, तो बताओ तुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा। तो एक बार में क्या तुम एक ऐसा सूत्र लिख सकते हो जिसमें ये पूरा कैलकुलेट हो जाए? आपको नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का तुल्य निकालूंगा मैं, क्योंकि दोनों समांतर में है। फिर उसके साथ ये श्रेणी में है तो मैं इसके साथ इसका तुल्य निकाल लूंगा श्रेणी क्रम में, फिर जो आएगा उसको इसके साथ समांतर क्रम में। तो इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को 3 पार्ट में तोड़ करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम फिजिक्स में जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है न्यूनीकरण। ठीक है, बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेने को ही बोलते हैं न्यूनीकरण। ठीक है, कोई कठिन चीज तो नहीं है, पढ़ने का एक तरीका है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, यूनिफिकेशन क्या है, एकीकरण क्या है। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एक ऐसी थ्योरी हो जो एक साथ ब्रह्मांड में होने वाली हर एक घटना को एक्सप्लेन कर दे, सेब क्यों गिरा, ग्रह क्यों घूम रहे हैं, इन दोनों बातों को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नहीं कर सकते भाई, सेब नीचे क्यों गिरा, ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं, उपग्रह ग्रह का चक्कर क्यों लगाते हैं, किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वापस पृथ्वी पर लौट के क्यों आती है। ये 4 घटनाएं हैं, और इन चारों घटनाओं को आप केवल एक कारण गुरुत्वाकर्षण से एक्सप्लेन कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कोई और घटना, तो मैंने किसी वस्तु धक्का मारा वो वहां चली गई, इसको आप गुरुत्वाकर्षण से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी थ्योरी हो जो पूरे जितनी भी घटनाएं हो रही विश्व में उन सबको एक्सप्लेन कर दे, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफिकेशन, यूनिफाइड थ्योरी है। ठीक है, हालांकि अभी तो कोई परफेक्टली यूनिफाइड थ्योरी तो नहीं आई है, लेकिन ऐसी बहुत सी थ्योरीज है जो ब्रह्मांड में होने वाली बहुत सी घटनाओं को एक साथ एक्सप्लेन करती है। जैसे मैं गुरुत्वाकर्षण की बात की मैंने, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है इन चारों घटनाओं को एक साथ एक्सप्लेन करता है, तो आपको ये थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन हो गई। जो 4 घटना या और भी घटनाएं बहुत सी हो सकती है, एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने, इन सबको इकट्ठे एक्सप्लेन कर रही हो। और भी कह सकते हो जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण, आप इसका यूज करके ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई वस्तु जब ऊपर से छोड़ी जाएगी तो नीचे कितने वेग से गिरेगी। बात समझ में आई? आप मैकेनिक्स में इसका यूज कर सकते हो, मैकेनिक्स में ये यूज करके बता सकते हो कि कोई वस्तु जब इतनी ऊंचाई छोड़ी गई तो नीचे किस वेग से गिरी। आपको mgh को ½ mv² में बदल देंगे हम लोग, ऊर्जा संरक्षण लगा दिया हमने, बस यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक में पूरी बात को यांत्रिकी में इसका प्रयोग कर सकते हैं, यांत्रिकी में। ठीक है, इसी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में कि जब कोई द्रव किसी पाइप से बहता है तो द्रव की स्पीड बहुत ज्यादा होने पर पाइप पिचक जाता है। कभी देखा है, चीज फील किया है, शायद कभी महसूस किया हो, गांव से बिलोंग करते हैं लोग, ट्यूबवेल वाला पाइप जो अचानक से जब उसमें सप्लाई बंद करते पिचक जाता है। ठीक है, या बहुत स्पीड जब पानी जाता है तो वो पिचक जाता है, देखा है कभी? गैस के बर्नर में 2 छेद किए जाते हैं, दिमाग को कोई आता है छेद से निकाल, उठा चूल्हा उठा के देखना, नीचे 2 छेद होंगे, तो अरे यहां से गैस तो लीक हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन लीक नहीं होती वहां से। ठीक है, वो छेद जानबूझ के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे लोग, वहां एक्सप्लेन करेंगे। ये बर्नौलीज के सिद्धांत पे सारी चीजें होती हैं, वो पाइप का पिचक जाना, वो छेद का बनाना, बंजन बर्नर, वो एटमाइजर नाई के द्वारा जो पानी छिड़कता है ना, वो तो पानी नीचे से जाता है ऊपर फवारा बन जाता है, कैसे होता है? बर्नौली के सिद्धांत पे होती सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग इसका यूज करके लेंज का नियम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेंज का नियम।
लेंज का नियम है, समझ लो कि वो जनरेटर चलता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाएंगे आपको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाएंगे कि जैसे जनरेटर जब घुमाते कोई कॉइल चुंबकीय क्षेत्र बीच घूमता है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और दुनिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती है, ऐसा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है। तो ये उत्पन्न कहां से हुई? हमने जो कार्य किया घुमाने में ना, उसी से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो यह लेंज का नियम जो है, यहां बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है। ये सारी चीज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। हम किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम, ये भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे है। किरचॉफ का नियम कि किसी संधि पर मिलने, जब हम किसी परिपथ में बैटरी लगाते हैं तो उसमें ढेर सारे प्रतिरोध वगैरह लगाए हों तो किस प्रतिरोध को कितनी ऊर्जा मिलने वाली है, कौन सी बैटरी कितनी ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है, वो सबसे रिलेटेड है, ठीक। तो वहां पर भी हम लोग ऊर्जा संरक्षण, मतलब कि एक सिद्धांत और फिजिक्स में 4 जगह यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन। तो ऐसी बहुत सी यूनिफाइड थ्योरीज फिजिक्स में यूज की जाती हैं जिसका यूज करके हम बहुत सी घटनाओं को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। और फिलहाल तो हम लोग एक ऐसी थ्योरी बनाने के मूड में हैं, एक ऐसी थ्योरी जो कि फिजिक्स में होने वाली हर एक घटना को एक साथ एक्सप्लेन कर, है ना, मजेदार चीज, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट जो लेना हो ले लीजिए जल्दी से। अब तो थका ही लेते, बहुत देर से चिल्ला रहा हूं भाई। चलें थोड़ा सा एक अंतिम टॉपिक, आज का अंतिम टॉपिक है, बस देख लो इसको। अब मैंने कहा कि सब कुछ जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम कोई एक थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोगों के पास 4 प्रकार के बल हैं जिससे कि लगभग हम लोग दुनिया में, लगभग क्या, इन चारों का यूज करें हम तो दुनिया में होने वाली हर एक घटना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो न्यूटन और गैलीलियो के नियम की बात करें तो उन्होंने कहा गैलीलियो का अपने आप कुछ नहीं होगा, न्यूटन ने कहा बल लगाओ सब होगा। मतलब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब बल के कारण हो रहा है। गैलीलियो ने कहा अपने आप कुछ नहीं होगा, न्यूटन ने कहा बल लगाओ सब होगा, ठीक है। मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हुआ था, उसके पीछे कारण क्या होगा? बल। हमारे एक अजम्पशन कि बल जैसी कोई चीज है। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, ठीक है। एक है नंबर 1, उनके क्रम में लिख दे रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। बल के 4 प्रकार हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। नंबर 2 है दुर्बल नाभिकीय बल। पहले नाम जान लो सबका, फिर एक्सप्लेन करते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल। नंबर 3 है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। एंड नंबर 4 इज, दिखे ना भाई आप, देखिए सब दिखेगा, प्रबल नाभिकीय बल। नंबर 4 इज प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ठीक। ये 4 प्रकार के बल एग्जिस्ट करते हैं। इन चारों प्रकार के बलों का प्रयोग करके, यहां हटा तो जगह बन जाएगी बीच में, बल तो ऊपर लिखा ही है। इन चारों प्रकार के बल का यूज करके हम लोग सभी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कि ये मार्कर कैसे बना हुआ है, हम जमीन पे कैसे खड़े रह लेते हैं, सेब पृथ्वी पे क्यों गिरता है, नाभ की विखंडन में इतनी ऊर्जा क्यों निकलती, नाभ की संलयन में इतनी ज्यादा ऊर्जा क्यों निकलती, और बहुत सारी घटनाएं जो कुछ भी हो रही हैं उन सबको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए इन चारों बलों का एग्जाम्पल लेकर के, मतलब इन चारों बलों के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप लोग अभी 9th में पढ़े और अभी मैंने इतना बोल दिया इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। एक चीज बताना है बस कि ये पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी बल हैं उन सभी बलों में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी बल हैं इन सभी बलों में ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर है। इससे कमजोर कोई बल है ही नहीं। एग्जांपल समझा देता हूं मैं। ये मार्कर है, इसको धरती माता गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींच रही है। धरती माता आकार समझते हो? बहुत बड़ी पृथ्वी है ना, इतनी बड़ी पृथ्वी इस मार्कर को अपनी ओर खींच रही है और मुझ अदने से आदमी की इतनी औकात कि मैं इसको पकड़ लेता हूं तो ये नीचे नहीं जाने पाता है। सोचो किस बल से? कि गुरुत्वाकर्षण बल से, है ना। और इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के बावजूद अगर मैं इसको पकड़ लेता हूं तो ये नीचे नहीं गिरना पाता है।
और ये भी नहीं कि मैंने कोई बहुत ताकत लगा पकड़ा है, मैंने बहुत हल्के से पकड़ा हुआ है। ठीक है, सोचो कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना कमजोर बल है, और मैंने कौन सा बल लगाया है, मैंने लगाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी आप लोगों को इतना नहीं समझ में आएगा, ठीक है, छोड़िए इतना मत बुदिलाइए, बस थोड़ी बस चीजों को समझना, समझिए, बस फील करना सीखिए कि इतना ज्यादा बल लगा रहा है अर्थ इसके ऊपर, फिर भी मैंने इसको पकड़ लिया, मतलब अर्थ का फोर्स बहुत कमजोर है। ठीक है, तो ये फोर्स बहुत ही वीक होता है। इसके बाद नंबर आता है दुर्बल नाभिकीय बलों का। ये देखा गया कि जब नाभिक टूटते हैं या नाभिक में हम अल्फा बीटा कणों की बम्बार्डिंग कराते हैं या अल्फा बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो नाभिक से अल्फा बीटा कणों के उत्सर्जन के दौरान जब न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वगैरह बनते हैं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, गामा रेस वगैरह जब निकलती हैं तो इनके बीच एक बल लगता है जिसकी रेंज बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻16 मीटर की रेंज में। मतलब नाभिक का आकार 10⁻⁻15 होता है ना, तो उससे भी कम छोटी दूरी, नाभिक बहुत छोटा, 10⁻15 एक बार इमेजिन कर दो कितना होता है, दशमलव बाद 14 जीरो के बाद 1 लिख दो तो वो 10⁻⁻15। सोचो कितना छोटा होता है नाभिक। ठीक है, और उस नाभिक का भी 10 की घात, मतलब एक सुई की नोक होती है ना, उससे भी कई हजार गुना छोटा होता है नाभिक। ठीक है, उसकी तुलना में भी उस नाभिक से भी कम दूरी पर यह बल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कब लगता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में लगता है। किसमें लगता है, जिससे कि कोई एटम मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के बीच एग्जिस्ट करता है। वो भी कब, जब अल्फा बीटा कण रेडियो एक्टिविटी के दौरान यह बल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में और कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके बहुत ऊपर से जाएगा। इतना जान ली बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे। विद्युत चुंबकीय बल, ये सब लोग जानते हो, चुंबक से खेला होगा, है ना, दो चुंबकों के बीच लगने वाला बल। आवेश जानते हो कि थोड़ा बहुत खेल खेल में, अभी 10th में पढ़े ही होगे। बाकी इसे बेल ऐसे रगड़ते, जब इसको ले आते हो तो अरे वाह गजब, बढ़िया बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। फिर जो बाल होते हैं ऐसे ऊपर उठने लगते हैं, करके देखना, तुम लोग भी कर देख सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा बल है, ये विद्युत बल है। चुंबक जो खींचते हैं कौन सा बल है, चुंबकीय बल है। तो विद्युत चुंबकीय बल, इसके बाद इसके नंबर आता है, ये इससे बड़ा होता है। ठीक है, ये इससे बड़ा होता है। और दुनिया का सबसे प्रबल बल जो होता है, प्रबल नाभिकीय बल, बहुत है तगड़ा फोर्स है भाई। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल दुनिया का सबसे मजबूत बल है। अब देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पतला दुबला सा सिंगल प्लाई का, अगर वो इसको पकड़ ले, मुझसे कहो इससे छीन लो, मैं कहूँगा आसानी से छीन लूंगा। कोई थोड़ा और तगड़ा आदमी पकड़ ले, ताकत लगानी पड़ेगी मुझे। अब कोई बहुत ज्यादा तगड़ा हो, खली को पकड़ा दो तो मैं खींचता रहूंगा, कुछ देर बाद थक के बैठ जाऊं, भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। थक के बैठूंगा मतलब मेरी ऊर्जा बहुत खर्च हो गई। ठीक है, यानी कि बल जितना तगड़ा होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा मुझे खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। ठीक है, आप लोग नाभिकीय अभिक्रिया जानते होंगे, एटम बम वाला। ठीक है, परमाणु नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, वहां जब नाभिकों को हम तोड़ते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती। क्यों, क्योंकि बल भी बहुत तगड़ा है, खली वाला बल है। बात समझ में आई। तो जितना ज्यादा प्रबल बल होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। दुनिया का सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक कंपैरिजन करना चाहूं, किसी इसको मिटा देता हूं, एक के पैमाने पे। ठीक है, कि अगर मैं मान लूं कि ये 1 है तो ये इसका 1/100 है, मतलब 10⁻⁻2 गुना है। मतलब कह सकते हो कि इसकी तुलना में ये 100 गुना बड़ा है या ये 100 गुना छोटा है। ठीक है, ये एक रफ कंपैरिजन है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि नोट कर लो नहीं इतना ही होता है, लगभग लगभग इतना होता है। बात समझ में आई। और इसकी तुलना में अगर हम बात करें तो ये 10 की घात जो है -13, मतलब 10 की घात -11 गुना छोटा होता है। ठीक है, और ये महाशय, मतलब इसके बारे में क्या बात करना। ठीक, 10 की घात -39 गुना। ठीक है, उसकी तुलना में 10 घात -39 गुना, दशमलव के बाद 38 जीरो लगा के 1 लिखो। ठीक है, इतना छोटा होता है नालायक, इसकी क्या औकात तुम लोग समझ गए होगे। ठीक, ये दुर्बल नाभिकीय बल, जिसका नाम ही दुर्बल है, उससे भी ये 10 की घात -26 गुना, बाप रे बहुत ही छोटा है। तो ये हो गया इनका एक कंपैरिजन। ठीक है, ये क्या होता है, 10 की घात -15 मीटर की रेंज में लगता है, मतलब केवल सूक्ष्म दूरी पर, नाभिकीय दूरी पर। नाभिक से निकाल लो, 2 न्यूट्रॉन दूरी पर रख दो, नाभिकीय बल नहीं लगेंगे, लेकिन जब 10 मीटर के आसपास ले आओ नाभिकीय बल लगने लगेगा। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है।
ये भी बहुत शॉर्ट रेंज, महा शॉर्ट रेंज फोर्स कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और ये जो है बहुत कम से कम दूरी और बहुत अधिक से दूरी पर भी ये लग सकता है, कम होगा लेकिन लगेगा, ठीक। तो ये हो गया प्रकृति में पाए जाने वाले 4 बल, और इसी के साथ जो है पहला चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक जगत आपका समाप्त होता है। एक बार आप लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ लीजिएगा, हालांकि इतनी टिपिकल लैंग्वेज है उसकी हिंदी वाली, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे, मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया, आप लोगों को समझने में मजा आएगी, ठीक है। तो चलिए आज चलता हूं मैं, वीडियो आप लोग देखिएगा, लाइक ठीक लगे तो कर दीजिएगा, बाकी कमेंट्स जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको और आज फिजिक्स के बारे में जान करके। और नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी मेरी वो होगी मैथमेटिकल टूल्स की, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। फिजिक्स एक तरह से मैकेनिक्स, एक मैकेनिक होता है, उसको कहते हैं भाई चलो मेरी गाड़ी खराब हो गई बनाओ इसको, तो कहेगा ठीक है भैया, उससे उसका टूल बॉक्स खींच छील लो, चलो बनाओ इसको, ठीक है। तो कहे अरे क्या दांत से खोलूंगा क्या मैं नट बोल्ट, रेंच चाहिए मेरे को, पेचकस चाहिए और बहुत इंस्ट्रूमेंट मेरे को चाहिए होंगे, तो नहीं, इसके बिना नहीं काम करना है। तो बस मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगर फिजिक्स की दृष्टि से देखूं तो मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए टूल है। बिना मैथमेटिक्स फिजिक्स अधूरी अधूरी रहेगी। तुम जानते बहुत कुछ रहोगे, सूत्र जानते हो, ये वाला पढ़ा था मैंने, लेकिन उसको लगा गुड़ा भाग नहीं कर पाओगे। पता चला वैल्यू भी रख दी, अंतिम में द्विघात समीकरण बन गया, फंस गए, साइन कॉस आ गया, अरे अब मान कैसे निकाले, ठीक है। तो बहुत सी जगह यूज है, जितना मैथ्स यूज होने वाली फिजिक्स में मैं वो सब आपको पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो 11 वालों के लिए आएगी। 11 क्या, जो नालायक अभी उनको पता ही नहीं हो 12 वालों को क्या, चलो बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा मैथमेटिकल टूल्स की, ठीक। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।